अच्छा देखिए, आईओसी शरिया स्टैंडर्ड का कोर्स बड़ा इम्पोर्टेंट कोर्स है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है, इसका अमली इतलाक जो है इस्लामी मालियाती इदारों के ऊपर होता है। इस्लामी मालियाती इदारों का नाम लिया मैंने, सिर्फ बैंक का नाम नहीं लिया, क्योंकि जो इस्लामी मालियाती इदारे हैं वो सिर्फ बैंक्स नहीं है, ठीक है। उसमें तकाफुल कंपनीज भी हैं, उसमें मुदारबा कंपनीज भी हैं, उसमें स्पेशल एसेट मैनेजमेंट कंपनीज भी हैं, इसके अंदर जो है वो फिनटेक भी है, इसके अंदर मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स भी हैं, ठीक है, इसके अंदर रीट भी है। तो इस्लामिक जो फाइनेंशियल सिस्टम है या इस्लामी मालियाती निज़ाम है, इसमें सिर्फ बैंक्स नहीं है, ये याद रखिएगा। इसमें बहुत सारे मालियाती इदारे शामिल हो जाते हैं। और जो आईओसी शरिया स्टैंडर्ड है, हमारे पास दो रेगुलेटरी बॉडी है, एक है स्टेट बैंक और दूसरा है SECP, ठीक है ना। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और दूसरा है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये दोनों एक कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं हमारे मुल्क में, जो कि मालियात से मुतल्लिक जो भी कवानीन है उनका इतलाक हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक तौर पर हो रहा है नहीं हो रहा है, लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है, लोगों का जो डिपॉजिट है, उसकी प्रोटेक्शन, उसका तहफ़्फ़ुज़ भी इनकी जिम्मेदारी, ठीक है ना। एक बात और इसी ज़िम्न में आपको बता दूं कि हमारे यहाँ बहुत सारी स्कीम्स आती हैं जो फ्रॉड स्कीम होती है, जिस तरह आपने मुदारबा स्कैंडल का नाम सुना होगा, ठीक है ना। और इसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे, कभी उसकी भी आप वो करिएगा, तहकीक करिएगा, तो फिर आपको पता चलेगा कि कितने बड़े बड़े नाम इसमें शामिल थे, जो आज बड़े मतलब एक मोतबर बनते हैं और बड़ा दारुल उलूम भी चला रहे हैं। जब भी आपके सामने, एक जर्नल आपको नॉलेज दे रहा हूं, कि जब भी आपके सामने कोई बंदा आपको ये कहे कि ये स्कीम है, इसमें मुझे 20% रिटर्न हो रहा है, 25% रिटर्न हो रहा है, तुम अपने पैसे लगाओ या अपने किसी रिश्तेदार के पैसे लगाओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, पैसे दूंगा, वो आपको शरई तौर पर भी मुतमईन कर देता है। आपने पूछना ये है कि क्या तुम्हारी ये स्कीम SECP से, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये पूरे कोर्स में आपके सामने ये दोनों नाम लाजमी आएंगे, ठीक है। क्या तुम्हारी ये स्कीम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अप्रूव्ड है? क्या उनका तुम्हारे पास कोई लाइसेंस है? अगर उनके पास कोई लाइसेंस हो, कोई सर्टिफिकेट हो, देन आप इन्वेस्टमेंट करिएगा। एक तो ये बात हो गई जो आपके माली तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, या हमारे जो भी रिलेटिव्स हैं उनके माली तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो दो ये इदारे हैं जो कि पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में इस्लामी मालियाती निज़ाम को अमली तौर पर नाफिज कर रहे हैं और इसके जिम्मेदार हैं। इन दोनों इदारों की जो हिदायत हैं वो कानून का दर्जा रखती है, ठीक है। इन कवानीन को फॉलो करना इंतहाई जरूरी और अहम है, सही है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारे हैं और हमारे बहुत सारे इदारे हैं जहाँ पर आपको पता है कि माली बेज़ाब्तगियाँ पाई जाती हैं, दीगर चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन ये हमारे दो इदारे ऐसे हैं, SECP और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो कि हाईली प्रोफेशनल इदारे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको चीज़ें बहुत ही ज़्यादा, आप समझ लें, एक पैराए में मिलेंगी, इनके काम करने का मयार भी है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में कोई मालियाती इदारा हो और इन्होंने कोई ऑर्डर दिया हो और वो उसके ऊपर अमल ना करे। अगर अमल नहीं करेगा
तो भारी पेनल्टीज लगती हैं, पेनल्टी ना लगे तो बाज औकात वो इदारा ही बंद हो जाता है। बहुत सारी इसकी मिसालें हैं। एक केएसबी बैंक होता था, ठीक है, शायद आपने सुना होगा। अभी जेएस बैंक था, जेएस बैंक मर्ज हो गया किसमें, सॉरी सिल्क बैंक था, सिल्क बैंक मर्ज हो गया किसमें, यूबीएल में। तो देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। इन इदारों ने, एसईसीपी ने और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, ये जो आपके पास शरई मायारात रखे हुए हैं, इनमें से बहुत सारे स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना, तकरीबन 36-37 के करीब स्टैंडर्ड्स वो अडॉप्ट कर लिए, उसको अमली तौर पर पाकिस्तान के मालियाती इदारों के में उन्होंने क्या कर दिया है, नाफिज कर दिया। जब नाफिज कर दिया है, इसको अडॉप्ट कर लिया है, तो अब ये शरिया स्टैंडर्ड कवानीन का दर्जा रखते हैं, ठीक है। अब जब कवानीन का दर्जा रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो भी कानून से इनहिराफ करेगा, जो भी लॉ को फॉलो नहीं करेगा, शरिया स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करेगा, तो उसके ऊपर क्या होगा, क्या होगा, कंसिक्वेंसेस होंगे उसके, लीगल, मतलब कानून पर अमल ना करने के कंसिक्वेंसेस होते हैं, ठीक है ना। तो कंसिक्वेंसेस जो उसके नताइज हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। तो इट्स मीन दैट कि शरिया स्टैंडर्ड आपके, हमारे मुल्क में जितने भी मालियाती इदारे हैं उनके लिए अब शरिया स्टैंडर्ड एक कानून का दर्जा रखता है। ये सिर्फ आप समझ लें कि ऐसा नहीं है कि ऐसी किताब है। ये बात हमारी एक एक पहलू है इसका। अब दूसरी बात, मालियाती इदारे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इन शरिया स्टैंडर्ड्स को अप्लाई होना है कहां पर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आप और हम लोग बड़े फिक के अल्हम्दुलिल्लाह माहिर होते हैं, उस्ताद साहब की आप सरपरस्ती में पढ़ रहे हैं, तो फिर उस्ताद साहब के फिक पढ़ाने का क्या अंदाज है, बात है, ठीक है ना, क्योंकि हमने उस्ताद साहब के शागिर्दों से पढ़ा है, तो मतलब कमाल, आउटस्टैंडिंग फिक तो हमें आती है, सही है भाई, हमने किताबुल बुलूग में सारे अबहास पढ़े हैं, सारा कुछ हमें पता है, शामी में भी आपने पढ़ा होगा और दीगर कुतुब में, कुतुब फिक में भी पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि ये हमारे जो फुकाहा की किताबें हैं, ये 300, 400, 500, 600 साल पहले लिखी गई है। जाहिर है उन्होंने अपने जमाने को देखते हुए, अपने जमाने के हालात को देखते हुए, वहाँ के जो रिवाज था, तामुल था, उसको देखते हुए उन्होंने मसाइल बताए हैं। लेकिन जुजिया या जो कुल्लिया है हमें बता दिया, जिसकी रोशनी में हम आने वाले दौर के मसाइल का भी इस्तिखराज और इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी रोशनी में मसाइल हल कर सकते हैं। ये हमारे फुकाहा की एक खास बात है। तो पढ़ा हुआ तो हमने सारा कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह। बात आती है कि इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, सही है, कि अमली तौर पर ये किस तरह नाफिज हो रहा है, सही है। हमारे यहाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या मालियाती इदारों में, याद रखिएगा, 3-4 चीजें अगर आप समझ जाते हैं, यानी हमारे मदरसे का एक तालिब इल्म समझ जाता है, तो उसको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता मालियाती इदारों में, ठीक है। उसकी नजरों से कोई चीज ओझल नहीं रखी जा सकती। वो सही फतवा भी देगा, सही रहनुमाई भी करेगा और सही रास्ता भी बताएगा। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ फिक की नॉलेज नहीं है, बल्कि उसको जो जदीद मालियाती निज़ाम है, उस मालियाती निज़ाम के जो टूल्स हैं, उस मालियाती निज़ाम के जो इस्तिलाहात हैं, वो भी उसको पता है, ठीक है। आपने समझना किन किन चीज़ों को है। इस सेशन में या थ्रू आउट दी शरिया स्टैंडर्ड अल्हम्दुलिल्लाह तमाम असातिज़ा कोशिश करेंगे कि आपको इसका थोड़ा थोड़ा फ्लेवर दें, लेकिन ये इनफ नहीं होगा। आपने खुद अपने तौर पर भी नॉलेज के लिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप एक्सपर्ट बन जाएं, नॉलेज के लिए इन चीजों का जानना जरूरी है। सबसे पहले बैंकिंग, ठीक है ना,
कि बैंकिंग क्या है। अगर आप में से मैं किसी से पूछूं, वैसे आज हमारा मौजू भी यही है और इसी से मुतल्लिक हम चीजों को लेकर चलेंगे, मैं आपसे पूछूं कि आपकी नजर में आप क्या समझते हैं, व्हाट इज बैंकिंग, बैंकिंग क्या है, आप में से कोई बताए। अगर आता है तो प्लीज रेज योर हैंड, अपना हाथ आप करिएगा खड़ा, और अब मैं बोलता हूँ सब यूं हाथ खड़ा करे ना, तालिब यूं ना करेगा, वो दोनों काम कर रहा होता है, वो अपना जो माफी जमीर है ना वो भी। तो इफ यू नो प्लीज रेज योर हैंड, अगर आपको पता है। हाँ, बैंकिंग क्या है। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट, आपने बिल्कुल 110% दुरुस्त जवाब दिया। बैंक क्या है, बैंक डिपॉजिट लेता है लोगों से, ठीक है, और आगे उस डिपॉजिट को क्या कर देता है, फाइनेंसिंग कर देता है, लेंडिंग कर देता है, इन्वेस्टमेंट, यानी लोगों से पैसे लेता है और लोगों को पैसे देता है। ये होल बैंकिंग का फंक्शन, ठीक है ना, यानी उधार लेना और उधार देना। अभी इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इसकी क्या ट्रीटमेंट है, अभी हम इसको अभी नहीं टच कर रहे, सही है ना, वो जब शरिया स्टैंडर्ड आएगा, चीजें आएंगी तो हम उसको देखते जाएंगे। तो पूरी बैंकिंग का निजाम ही यही है कि वो लोगों से कर्ज लेना और क्या देना, कर्ज देना, और जो इनके दरमियान बुनियादी अकद होता है, बुनियादी मुआहदा होता है, वो किसका होता है, कर्ज का होता है। यानी आपने जब लोगों से पैसे लिए तो कौन सा मुआहदा है, कर्ज का। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जमा होता है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में आप साइन करते हैं, और जब ये पैसे देता है तो फिर कौन सा मुआहदा होता है, कर्ज का मुआहदा होता है। तो होल ऑफ द बैंकिंग सिस्टम जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कर्ज के ऊपर, ठीक है ना। तो जो ये वाली बैंकिंग है, इसको समझना आपको जरूरी है। एक चीज, इसकी तरफ हम दोबारा आएंगे। दूसरा है इकोनॉमिक्स या माशियात। हम ये नहीं कह रहे आपको कि बस इसमें आप लग जाएं, और नहीं, एक रीजनेबल आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स की डिमांड एंड सप्लाई का रूल क्या है, सही है ना, जीडीपी किसको कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, ये इतना लंबा काम नहीं है, सही है ना। अगर आप एक महीना भी कोशिश करेंगे ना तो आप इकोनॉमिक्स को सीख जाएंगे, इतना कोई इशू नहीं है, सही है ना। इंटरेस्ट रेट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है ना, इसकी अंडरस्टैंडिंग एक आपको हो जाए, इकोनॉमिक्स। तीसरी चीज है हमारे पास अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी, ठीक है ना। अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी के मुतालिक भी आपको मालूमात होना चाहिए कि यार डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, ठीक है, बैलेंस शीट क्या होती है, इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, बस नॉलेज की हद तक, ठीक है ना, ताकि आपके सामने आए तो आप इसको क्या कर सके, रीड कर सके, पढ़ सके। क्योंकि आपके सामने अगर हम अमली तौर पर बात करें या चले तहकीकी तौर पर भी, अगर आपने तहकीक करनी है तो फिर भी आपको इन चीजों को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, ठीक है ना। तो तीसरी चीज है हमारी अकाउंटिंग। चौथी चीज है हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंस, ठीक है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंस, इसमें आपको जो मुख्तलिफ फाइनेंशियल टूल्स हैं वो बताए जाते हैं, सही है ना, मुख्तलिफ जो फार्मूले हैं वो बताए जाते हैं। लेकिन इसमें भी मैं सिर्फ बार बार एक लफ्ज एहतियाती तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, सिर्फ नॉलेज के लिए, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप इसको समझ सके। एक चीज और आप ऐड कर सकते हैं, आईटी, ठीक है, इसमें आप आईटी भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप शरिया स्टैंडर्ड के साथ या हमारे हमारे जो फिक्ही अभास हैं उनके साथ इन चीजों का मर्जर करते हैं, ठीक है, इन चीजों को आपस में मिलाकर इसकी अमली इतलाकात
की सूरतों को देखें तो आप पूरी दुनिया में, नॉट इन पाकिस्तान, पूरी दुनिया में जो जो मालियाती मसाइल हैं, जो जो इश्यूज हैं, उसका हल पेश कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है। कल भी मैं एक इदारे में था, तखस्सुस फिक्र की क्लास में, तो मैंने कल वहां कहा कि आज से 5 साल पहले ऐसा था कि हमारे पास जब कोई दारुल इफ्ता में मालियाती मसाइल या तिजारत के मसाइल के लिए आता था, तो फिर हम सिर्फ जायज़ और नाजायज़ कह देते थे या हलाल और हराम का फतवा दे देते थे। लेकिन अब लोगों की डिमांड बढ़ गई है, अब लोगों की तरजीहात मुख्तलिफ हो गई। वो कहते हैं मुफ्ती साहब मुझे आप हलाल और हराम नहीं बताएं, आप मुझे इस ट्रांजेक्शन को, इस मामले को करने का जायज तरीका भी बताएं। ठीक है ना, जिस तरह ड्रॉप शिपिंग है आजकल एक फेमस जो है ना हॉट इशू है, तो ये नहीं बोले। मैंने एक लड़के को कहा हमारे इलाके में, तो उसने कहा कि मुझसे आप मुझे सिर्फ ये ना बताएं ना, मैं तो मतलब मेरा तो पूरा लाखों का कारोबार ही इसी के ऊपर है, आप मुझे ये बताएं कि मैं इसको जायज किस तरह कर सकता हूँ, इसकी जायज सूरतें क्या हो सकती है। तो लोगों के तकाजे बदल गए। दारुल इफ्ता में आने वाला जो मुस्तफ्ती है उसकी तरजीहात बदल गई हैं। उसको जब आप मसाइल का हल नहीं बताएंगे तो वो कहीं और चला जाएगा। भाई जो लोग जोहला तलाक सलासा दे देते हैं बैक वक्त, और फिर उनको दोबारा काम करना होता है तो क्या करते हैं, चले जाते हैं दूसरों की तरफ, हरामकारी में मुब्तला हो जाते हैं। तो अब हमें जो है ना लोगों को ये भी बताना है कि भाई इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है। तो अगर आप दारुल इफ्ता में, दूसरी चीज आप अगर आप तहकीक के शोबे से वाबस्ता हैं, तो फिर भी आपको जानना आपके लिए जरूरी है। ठीक है ना, तो इन चीजों के साथ अगर आप इसको मर्ज कर देते हैं तो फिर ऑब्वियसली क्या होगा कि आप ये सारे मसाइल, ये और इन सारी चीजों को आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक आप नॉलेज इम्पार्ट कर सकते हैं। आप खतीब हैं मस्जिद में, कहीं आप जुम्मा पढ़ाते हैं, लेक्चर देते हैं, तो आपके मौजू में भी वुसअत आएगी। ठीक है ना, आपकी डिलीवरी भी अच्छी होगी। तो इन सारी चीजों का हमें पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब एक चीज हम बैंकिंग से ही मुतल्लिक चीजें पढ़ेंगे। देखिए, कन्वेंशनल बैंकिंग हमने समझ लिया, जो सूदी बैंकिंग है इसको हम कन्वेंशनल बैंकिंग, कन्वेंशनल का मतलब होता है रिवायती, ठीक है ना, इसको हम कन्वेंशनल बैंकिंग कहते हैं। इसका बुनियादी जो फंक्शन है, प्राइम फंक्शन है, वो मैंने आपको बता दिया क्या है, कर्ज लेना और कर्ज देना, जिसको हम कहते हैं बोरिंग एंड लैंडिंग। बोरिंग का मतलब होता है कर्ज लेना, ठीक है, बोरिंग का मतलब होता है कर्ज लेना, और लैंडिंग का मतलब होता है कर्ज देना। दिस इज व्हाट द प्राइम फंक्शन ऑफ एनी बैंक। किसी भी बैंक का बुनियादी फंक्शन है। बुनियादी फंक्शन कह रहा हूं मैं, बार बार प्राइम फंक्शन कह रहा हूं। इसके अलावा भी अदर फंक्शंस भी बैंक सर अंजाम देता है, ठीक है ना, लेकिन बुनियादी फंक्शन क्या है, यही है। और होल ऑफ द बैंकिंग इसी के गिर्द घूमती है। बोरोइंग करते वक्त, किसी से पैसा लेते वक्त, वो ये डिसाइड करते हैं कि उस पैसे के ऊपर सूद कितना देना है, उस कर्ज के ऊपर सूद कितना देना है। लैंडिंग करते वक्त वो ये बात करते हैं कि ये जो हम कर्ज दे रहे हैं इसके ऊपर हमें सूद कितना लेना है। और इन दोनों का जो फर्क होता है वो किसी भी बैंक का क्या होता है, मुनाफा होता है। मिसाल के तौर पर जिससे कर्ज ले रहा है उससे क्यों कह रहा है कि भाई मैं तुम्हें 12% रिटर्न दूंगा, जिसको कर्ज दे रहा है उसको कह रहा है कि मैं तुम्हें कितने में दूंगा, 15%। और 3% इस बैंक का क्या है, स्प्रेड है, फायदा है। और इस 3% में आप सोच लें, आप सिर्फ समझते होंगे कि ये 3% है। इस 3% में बिलियंस ऑफ रुपीज का प्रॉफिट होता है बैंक को, ठीक है ना। तो होल ऑफ द बैंकिंग
जो घूम रही है वो इसी अक्द के तहत घूम रही है, इसी उसूल के तहत घूम रही है कि बोरिंग एंड लैंडिंग। आप सूदी बैंक के पास जाएं, आप कहें मुझे गाड़ी लेनी है, वो कहेगा कर्ज ले लो। आप कहें मुझे घर लेना है, वो कहेगा कर्ज ले लो। आप कहें मुझे अपनी फैक्ट्री के लिए मशीनरी लेनी है, वो कहेगा कर्ज ले लो। आप कहें मुझे रॉ मटेरियल लेना है, माल बनाने के लिए, रुई लेना है धागा बनाने के लिए, वो क्या कहेगा, कर्ज लेना। ठीक है ना। तो ये है क्या, कन्वेंशनल बैंकिंग। अच्छा, अब इस्लामिक बैंकिंग का आपको पता है कि हमारे यहाँ जो आगाज हुआ था, जो इनिशिएटिव लिया गया था पाकिस्तान में, वो 1982 में, 1982 में, ठीक है, जियाउल हक साहब के जमाने में इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने अपनी सिफारिशात दी थी, और उसके बाद इस्लामिक बैंकिंग का जो एक इब्तदाई सूरतें हैं उसका इतलाक हुआ था, और दोनों साइड पर, यानी बोरिंग या डिपॉजिट साइड भी कह लें आप इसको, और लैंडिंग साइड के ऊपर। सही है ना। कब हुआ था ये, जियाउल हक के जमाने में हुआ था। यहां से एक चीज और मैं लिंक करूंगा जो आपको आगे भी बताऊंगा, और जो साहब ने बताया कि ये भी आपको बताना है। आज भी अगर आप जाएं, या आज से कुछ अर्सा पहले, आज तो खैर ज्यादा अवेयरनेस हो गई है, तो सूदी बैंक भी कहते थे कि यार हमारे पास ना PLS अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और वो जो आपको शराइत निकाल कर दिखाते थे वो भी मुदारबा वाली होती थी। 10 साल 15 साल पीछे चले जाएं, जब इस्लामिक बैंकिंग बिल्कुल भी नहीं थी ये वाली, तो आपको वो मुराबाहा भी करते हुए नजर आते थे, इजारा भी करते हुए नजर आते थे, सलम और इस्तिस्ना भी करते हुए नजर आते थे। ठीक है, लेकिन वो निजाम फेल हो गया। वो निजाम क्या हो गया, ये बातें सिर्फ कागजों में रही, अमली तौर पर इसकी कोई भी सूरत या शरई तौर पर इसके उसूल और जवाबित को अपनाया नहीं गया। क्यों? वजह वजह गवर्नेंस। ठीक है ना, गवर्नेंस। आज आज के जदीद दौर में और जदीद जो शहरी जिंदगी या हुकूमती निज़ाम है, उसमें बात की जाती है यही गवर्नेंस की, कि एक इदारा अगर कामयाब है तो उसकी गवर्नेंस का सिस्टम अच्छा है, एक इदारा अगर नाकाम है तो उसके गवर्नेंस का सिस्टम अच्छा नहीं है। एक मुल्क, सूबा, वट एवर, आप फैमिली, इदारा, मदरसा ले लें, इदारे गुड गवर्नेंस की वजह से अच्छे होते हैं, आगे जाते हैं, बैड गवर्नेंस की वजह से पीछे चले जाते हैं। ठीक है ना। गवर्नेंस होता क्या है, इसके ऊपर इंशाल्लाह आज थोड़ा सा आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कि गवर्नेंस का सिस्टम भी कैसे बनाया जाता है। उस सिस्टम को फेल होने की, जियाउल हक वाले 1982 वाले निजाम के फेल होने की वजह क्या थी, सिर्फ अभी आप याद रखें लफ्ज गवर्नेंस। ठीक है ना, ये नहीं था, इस वजह से वो सिस्टम फेल हो गया। हमारे यहाँ मतलब पाकिस्तान में दोबारा सन 2002 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामिक बैंकिंग को रिवैम्प किया, दोबारा इसको जो है ना, इसको राइज किया, और कहा कि अब हम एक पूरे सिस्टम के साथ, पूरे गवर्नेंस के स्ट्रक्चर के साथ, पूरे निजाम के साथ हम इस निजाम को अमली तौर पर नाफिज करेंगे अपने मुल्क में। ठीक है ना। तो 2002 में ये जर्नी शुरू हुई, और उसके बाद सारा कुछ होता रहा, और आज 2025 में ये है कि हम इस तरफ जा रहे हैं कि पूरी अपनी इकोनॉमी को हम इस्लामाइज करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है ना। 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं, जो 27वीं आईनी तरमीम है, उसका पता होगा आपको कि सन 2027 में, दिसंबर 2027 तक पाकिस्तान से सूदी निजाम का क्या करना है, खात्मा करना। ठीक है ना। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला, तो गवर्नेंस का सिस्टम जब 2002 में इस्लामिक बैंकिंग आई तो जाहिर है सारे उसूल और जवाबित बनाए गए, एक बात रखी गई
इब्तदाई तौर पर कि जो भी इस्लामी मालियाती इदारा होगा उसके अंदर एक मुफ्ती का होना जरूरी है उस वक्त। ठीक है, अभी की बात नहीं कर रहा। एक मुफ्ती का होना जरूरी है जो कि ये सारे मामलात को क्या करेगा, देखेगा, ओवरसी करेगा और उसका जो है ना उसके मामलात के ऊपर निगरानी करेगा। अच्छा, फिर जाहिर सी बात है जब मुफ्तियान कराम आए और उन्होंने इन सारे निज़ाम को देखा तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें रिफाइन होती गई, आहिस्ता आहिस्ता पता चलता गया कि हाँ भाई किस तरह होगा। तो उसके बाद इस्लामिक बैंकिंग जब आई तो इस्लामिक बैंकिंग में ये जो बोरोइंग वाली साइड है ये और लैंडिंग वाली साइड है ये, इन दोनों के अंदर जो खराबियां थी इनको दूर किया गया। ठीक है। अच्छा, बोरिंग और लैंडिंग वाली साइड को एक और एक तरीके से समझ लें जो इंशाल्लाह जिंदगी भर आपके काम आएगा, स्पेशली जब आप बैंकिंग पढ़ेंगे। एक होती है बैंक की एसेट साइड, बैंक के असासे, और दूसरी होती है बैंक की लायबिलिटी साइड, बैंक के कर्जे। अगर आप किसी बैंक से पूछेंगे कि तुम्हारी लायबिलिटीज क्या है, तुम्हारे कर्जे क्या क्या है, तो वो क्या बताएगा? क्या बताएगा वो? क्या बताएगा? जो मेरी बोरोइंग्स हैं, जो मेरा डिपॉजिट है, ये मेरी कौन सी साइड है? लायबिलिटी। कौन सी साइड है? लायबिलिटी साइड। दूसरा साइड है एसेट साइड। ठीक है। जब आप किसी बैंकर से पूछेंगे कि व्हाट आर योर एसेट्स, आपके असासे क्या हैं, तो वो क्या करेगा? लैंडिंग। जितनी मेरी लैंडिंग है ये मेरे क्या है? एसेट्स हैं, असासी। ठीक है ना। तो जो लायबिलिटी साइड है और एसेट साइड है, या दूसरे लफ्जों में जो डिपॉजिट साइड है और लैंडिंग साइड है, दोनों में उकूद शरई को बताया गया कि जब आप डिपॉजिट लेंगे तो किस अकद शरई का इस्तेमाल करेंगे, जब आप लैंडिंग करेंगे तो किस अकद शरई का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब डिपॉजिट वाली बात आ गई। अब इस्लामिक बैंक एक डिपॉजिट लेता है, सही है, कोई भी इस्लामिक बैंक है, अभी हम बैंक की बात कर रहे हैं, दीगर मालियाती इदारों की बात नहीं कर रहे, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, हमने अपना स्कोप थोड़ा बड़ा रखा है। वी आर टॉकिंग अबाउट द इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हम इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, नॉट ओनली द बैंक। हम सिर्फ बैंक की बात नहीं कर रहे हैं, सही है, पूरे होल ऑफ द कोर्स में। अभी तो हम बैंकिंग को लेकर चल रहे हैं। डिपॉजिट साइड, एक इस्लामिक बैंक भी डिपॉजिट लेगा, ऐसे ही उसके खातादार होंगे, डिपॉजिटर होंगे, उनसे डिपॉजिट लेगा, पैसे लेगा। बता देंगे आप लोग, जवाब मुझे पता है। कौन सा अकद शरई इस्तेमाल होगा डिपॉजिट लेते वक्त? जवाब नहीं देना प्लीज, सिर्फ हाथ खड़े करना। नहीं बैंक, आपको आता है जवाब? जवाब आता है ना आपको? हाँ हाँ, आपको ही बोलना हूं, आपको आता है ना जवाब? प्लीज रेज योर हैंड। हाँ बस, और किसको आता है? चलो आप बताओ। मुदारबा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया आपने कि जब कोई भी इस्लामिक बैंक अपने डिपॉजिटर से पैसा लेगा, डिपॉजिट लेगा, तो कौन सा अकद करेगा? मुदारबा। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात ये याद रखिएगा कि बैंक कोई भी काम करता है तो वो डॉक्यूमेंट जरूर साइन करता है, ये याद रखिएगा हमेशा। यानी ये लैपटॉप भी उठा करके अगर आपको देगा या कोई चीज देगा तो साइन, डॉक्यूमेंट साइन करवाएगा। आपका कभी ब्रांच जाना या बैंक जाना इत्तेफाक हुआ हो तो आपने देखा होगा। तो बैंक जब ये अकद करेगा, अकद मुदारबा करेगा, तो आपसे क्या साइन करवाएगा? अकद मुदारबा के शराइत और जवाबित, टर्म्स एंड कंडीशन, ये करवाएगा आपसे साइन। ठीक है। और फिर इस बात को इंश्योर करेगा, इस बात का एहतिमाम करेगा
कि जो आपका डिपॉजिट है, आपके पैसे हैं, उसको अक़द मुदारबा के मुताबिक ही इस्तेमाल किया जाए। गुज़िश्ता हफ्ते बैंक अपने हमारा भी बैंक चूंकि कन्वर्ट हो रहा है, तो हमारे हेड ऑफिस के स्टाफ की ट्रेनिंग थी, जिसमें सारे हेड ऑफिस के लोग थे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के। और हेड ऑफिस के लेवल के जो लोग होते हैं थोड़े से मेच्योर होते हैं ना, एज कम्पेयर टू ब्रांच। थोड़ा इंटेलेक्चुअल लेवल भी उनका अच्छा होता है, एजुकेटेड भी होते हैं, वेल मैनर्ड भी होते हैं। तो मैं जब वैसे ही उनसे बात हो रही थी, तो यही बात कर रहे थे कि यार कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, ये करो वो करो, बराबर है। खैर हमने सुना, ठीक है चले। फिर जब बंदे की ऐसी क्लास होती है ना, तो फिर शुरू में आपने एटम बम मार देना होता है क्लास में, ताकि पूरा सेशन आपका सुकून से गुजरे। ठीक है ना, कोई उसमें पंगे ना करे, वरना उनको लूज बॉल मिले तो वो फिर छक्का लगाने में लेट नहीं करते। तो सबसे पहले आप बता दें भाई, आप जो है ना, आप लूज बॉल देने वाले नहीं। मैंने उसे कहा कि एक डिपॉजिटर है और बैंक है, उसके दरमियान झगड़ा हो जाता है, ठीक है, डिस्प्यूट हो जाता है, कस्टमर चला जाता है कोर्ट में, अदालत में, कोर्ट में चला जाता है। कोर्ट में बतौर सबूत के क्या चीज पेश होगी? मसलन डिपॉजिटर कहता है यार मेरा ना 50 लाख का मुनाफा था, बनता था, बैंक ने मुझे 30 लाख दिया, 20 लाख नहीं दिया। ठीक है, ये एक डिस्प्यूट है, आप ये केस बना लें कि 50 लाख मुनाफा बनता था, बैंक ने 20 लाख नहीं दिया, और कस्टमर अदालत में चला जाता है। अदालत में क्या चीज पेश होगी बतौर सबूत के? सबसे पहले जो एग्रीमेंट साइन हुए थे, वो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, वो जो अकद साइन हुआ था, वो अकद कौन सा था? मुदारबा का। मैंने उनका कहा कि अब जज पूछेगा आपसे कि मुदारबा क्या होता है। जज ये नहीं पूछेगा कि तुमने लैंडिंग की थी, जज बोलेगा ये देखो साइन, तुम्हारे भी कस्टमर के भी, तुमने अकद मुदारबा किया है, अकद मुदारबा के मुताबिक इसके पैसे इस्तेमाल किए हैं नहीं किए, इसका जवाब दो। तो वो आप समझ लें पूरी क्लास में जो है ना सुकूत छा गया कि इतना लंबा आपने पंचायत में जाने की जरूरत ही नहीं है। डेफिनेट डिफरेंस क्या है भाई? सबसे पहला डिफरेंस ही यही है, अल मुस्लिमून अला खुदिहिम। आप पढ़ लें, ठीक है ना। तो जो बुनियादी अकद होता है वो डिपॉजिटर के साथ कौन सा होता है? मुदारबा। उसके साथ साथ एक भी क्लॉज होती है, एक भी सिक होती है कि अगर बैंक चाहे तो डिपॉजिटर के साथ, ठीक है ना, रब्बुल माल या अरबाबुल अमवाल के साथ अपना पैसा भी शामिल कर सकता है। मुदारबा के आपने उसूल पढ़े हैं, बाहर शरीयत में पढ़ा है, उसमें भी लिखा हुआ है मसला मशहूर कि मुदारिब अगर चाहे तो रब्बुल माल की इजाजत से अपना पैसा भी शामिल कर सकता है उस पार्टनरशिप में। तो ये वाली क्लॉज भी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो बैंक का, इस्लामिक बैंकों का डिपॉजिट साइड है, जो आप पैसे लेते हैं वो किस किस अकद के तहत लेते हैं? मुदारबा। तो आपके पास शरिया स्टैंडर्ड में मुदारबा भी आएगा, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट अकाउंट होल्डर की भी चीजें आएंगी, अकाउंट होल्डर से मुतल्लिक भी चीजें आएंगी। तो उसका सारों का इतलाक कहां पर होगा? डिपॉजिट पर, ठीक है ना। अमली तौर पर आप तदबीर लाजमी देना सीखिएगा कि भाई इसकी अमली तदबीर क्या हो सकती है, या अमली तदबीर की सूरतें क्या हो सकती हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये तो हो गया डिपॉजिट साइड पर सेविंग अकाउंट, हम इसको कहते हैं। इस अकाउंट में बैंक नफा देता है, ठीक है ना। इसमें है मुदारबा या फिर मुशारका। मुदारबा मुशारका क्या होता है ये तो आप शरिया स्टैंडर्ड में सारा पढ़ेंगे। दूसरा, इस्लामिक बैंक के पास एक अकाउंट होता है जिसको हम करंट अकाउंट कहते हैं, हर बैंक में होता है। सेविंग अकाउंट में टीडीआर भी आ जाता है,
अ सॉर्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ, टीडीआर का मतलब होता है टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट। ठीक है, टीडीआर का मतलब है, ये वाला जो टीडीआर है इसका मतलब है टर्म, मार्कर दूसरा था, टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट। ठीक है, टीडीआर। सेविंग की किस्म है एक जिसमें आप एक मुअय्यना मुद्दत तक के लिए पैसे रखवाते हैं, 1 साल, 6 महीने, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। ठीक है, मुअय्यना मुद्दत के लिए आप क्या रखवाते हैं, पैसे रखवाते हैं। आमतौर पर जो टीडीआर का रेट ऑफ रिटर्न होता है उस पर दिए जाने वाला मुनाफा होता है, तो वो सेविंग से ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्यों ज्यादा होता है, लॉजिक क्या है, खुद सोचें, लॉजिक क्या है, क्या हो सकती है? हैं? हाँ, वक्त की कैद है, मुद्दत ज्यादा है, वक्त की कैद है, बैंक अच्छी जगह इन्वेस्ट करेगा, अच्छा प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है ना। दूसरा अकाउंट मैंने लिखा आपके सामने, करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट? करंट। करंट अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है कि जिसके ऊपर बैंक कोई नफा नहीं देता। ठीक है ना, कोई नफा आपको नहीं देता, कोई फैसिलिटी दे सकता है, हो सकता है कि चेकबुक फ्री दे दे, डेबिट कार्ड फ्री दे दे, या इस तरह की चीजें फ्री दे दे आपको, लेकिन एज सच कोई रुपए पैसे की उसमें नफा नहीं देता। पाकिस्तान में, पाकिस्तान में बाहर फॉरेन जो बैंक्स हैं, ठीक है ना, बाहर के मुल्कों में बैंक हैं, वो करंट अकाउंट के ऊपर भी प्रॉफिट देते हैं आपको, करंट अकाउंट के ऊपर भी आपको। और ये बात आपको ये सुनी सुनाई और हवा में भी नहीं कह रहा। ठीक है ना, मैं एक बैंक में था, तो उस बैंक का अकाउंट किसी फॉरेन बैंक में था। ठीक है ना, अमेरिका के किसी बैंक में था और था करंट अकाउंट। लेकिन जब उसकी एंट्रीज मैंने चेक की तो उसमें देखा कि इंटरेस्ट इनकम भी आ रहा है। मैंने कहा भाई ये तो करंट अकाउंट है, इंटरेस्ट इनकम क्यों आ रहा है? तो मैंने कहा कि ये बाहर के बैंक जो हैं वो करंट अकाउंट के ऊपर भी नफा देते हैं, यानी वेस्टर्न वर्ल्ड चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, यूरोप चले जाएं आप वहां, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में करंट अकाउंट के ऊपर कोई फायदा नहीं हो। करंट अकाउंट की शरई हैसियत या अक़द शरई क्या होगा, क्या ख्याल है आपका, क्या होना चाहिए? अभी आप लोगों ने जिन्होंने जवाब दे दिया वो जवाब ना दें, आप पुराने भी लग रहे हमें। हाँ, जब भी आप लोगों ने जवाब दे दिया, आप भी पुराने हैं, है ना, जो नए आप भी पुराने हैं, यानी एक क्लास ले चुके आप मुझसे, तो कम से कम। जो हमारे नए साथी हैं, आपने भी लिया है, आपने भी नहीं, आपने भी नहीं। जो नए हमारे साथी हैं वो थोड़ा सा सोचें, थॉट प्रोसेस अपना लगाएं कि जो करंट अकाउंट है अगर हम उसको इस्लामिक करना चाहते हैं, आपको कोई बोलता मुफ्ती साहब करंट अकाउंट है, हम इसको इस्लामिक करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप का क्या फतवा है इस बारे में, कौन सा अक़द शरई इस्तेमाल करें हम, आपका क्या जवाब होगा? हाँ, आप बताएं। ना दे, तौरिया की सूरत में, ये तो जवाब नहीं। बतौर अमानत रखवाए, क्या अमानत के तौर पे भी रखवा सकते हैं? अमानत में तो फिर आप तो ताद्दी भी नहीं कर सकते ना, बैंक ने इस्तेमाल करना होता है। तो साहब ये नक इसका समन का नकूद का तौलिया हो सकता है? तौलिया, तौलिया, अच्छा तौलिया, तौलिया कह रहे थे, क्या कह रहे थे? तौलिया, अच्छा अच्छा अच्छा, वो वाला तौलिया, बै वाला तौलिया, तो ये बोलो ना, यानी इसको आप बेचोगे उसके तौर पर, तो फिर भी बेचोगे ना।
अमानत, ये कह रहे हैं अमानत। घोड़े के सामने घास रख दो वो नहीं खाएगा, बतौर कर्ज। ठीक है, इसका जवाब ये है कि जो बैंक ये पैसा लेता है करंट अकाउंट होल्डर से, ये बतौर कर्ज लेता है। ठीक है, जब कर्ज ले लिया, आपने किसी को उधार दिया, कर्ज दिया, तो उस रुपए का मालिक अब कौन हो गया? कर्ज लेने वाला। आप किस चीज के मालिक हो गए? उधार के। आपका एक लायबिलिटी दैन खड़ा हो गया, कर्ज खड़ा हो गया। ठीक है ना, आप उसके जामीन है, उसके उसके मुस्तहिक है आप, वो हक है आपका कि वो आप उससे वापस लें। ठीक है ना। तो जो करंट अकाउंट होता है इस्लामिक बैंकों में, ये कौन सा अकद होता है? कर्ज। और इसके जो उसूल और जवाबित होंगे, जो शराइत होंगे, वो कौन से वाले होंगे? कर्ज वाले ही होंगे। और वो सारा याद रखिएगा क्या होता है? लिखा हुआ होगा। बैंक में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो भी बात होगी वो सारी लिखतम में होती है, बख्तम में नहीं होती है। ठीक है ना, सारा लिखा हुआ होगा आपको। तो ये हो गई हमारी कौन सी साइड? कौन सी साइड हो गई? डिपॉजिट साइड। ठीक है ना, सारे बोले कौन सी साइड हो गई? डिपॉजिट साइड, या जिसको हमने एक और एक नाम दिया है, कौन सी साइड? बोरिंग और एक लाइबिलिटी। किसने कहा लाइबिलिटी? लाइबिलिटी साइड। ठीक है, तीनों सूरतों में आपके सामने ये नाम आ सकता है। अब आते हैं हम दूसरी साइड की तरफ, जो कि है हमारे पास कौन सी साइड? लैंडिंग साइड या एसेट साइड। ठीक है, लेकिन इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो इसको हम डिपॉजिट कहते हैं। देखिए, मैंने डिपॉजिट लिखा था, बोरोइंग नहीं लिखा था। ठीक है, और इसको हम फाइनेंसिंग कहते हैं, लैंडिंग नहीं कहते। आपको मैंने बताया कन्वेंशनल बैंकिंग में जिसको कहते हैं वन जैक फॉर ऑल। ठीक है ना, एक ही जो जैक है या एक ही पाना सबके लिए है, और वो है कि कौन सा पाना? कर्ज। आपको जो भी चाहिए क्या ले लो? कर्ज ले लो। लेकिन जब हम इस्लामी मालियाती इदारों की तरफ आते हैं तो इस्लामी मालियाती इदारे जाहिर सी बात है एक बिजनेस एंटिटी है, एक कारोबारी इदारा है। और कारोबारी इदारे का काम क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। याद रखिएगा, इस्लामिक बैंक्स आर नॉट वेलफेयर इंस्टीट्यूशन। ये लोग कमिंगल कर जाते हैं, मिक्स कर जाते हैं। ये कोई खैराती इदारा नहीं है, ये लोगों के फलाह और बहबूद का इदारा नहीं है। ये इदारा इसलिए आया है कि मैं क्या करूं? शरई तौर पर काम करूं। एक बंदा दुकानदार है, शरीयत के मुताबिक काम करता है, अपनी ज़कात अदा करता है, फितरा देता है, लेकिन आप उसको आकर के बोले कि नहीं तू स्कूल भी चला, तुम जो है वो लोगों बेवाओं में की मदद भी करो, तो आप बोलेंगे उसको? भाई वो कारोबारी इदारा है, अगर वो अपनी ज़कात अदा कर रहा है, फितरा अदा कर रहा है, जो वाजिबात हैं, माली वाजिबात हैं, वो अदा कर रहा है, फाइन है, उसको प्रॉफिट कमाने का हक है। तो याद रखिएगा कि इस्लामी बैंक, ठीक है, या इस्लामी मालियाती इदारे एक प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन है, प्रॉफिट जनरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन उनका कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, कि मेरी दौलत बढ़े, मेरे पैसे बढ़े, मेरा सरमाया बढ़े। ठीक है, लेकिन किस तरह बढ़े? विद इन दी शरिया पैरामीटर्स, शरई उसूलों के मुताबिक मेरे दौलत में क्या हो? इजाफा हो। तो अब इस्लामिक बैंक पैसे कमाएगा कैसे? सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट से वाले को एक्सपेक्टेशन है कि हाँ भाई मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है ना, मुझे नफा होगा। याद रखिएगा कि सेविंग वाले को हम प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट बताते हैं, वो बताते हैं, रेशो बताते हैं, जिसको आप कहते हैं ना कि जो नफा है वो मुदारिब और रब्बुल माल के दरमियान शाये होना चाहिए। ठीक है, यानी उसकी कोई परसेंटेज होनी चाहिए, कोई लमसम अमाउंट नहीं होना चाहिए कि हाँ 10,000 मुनाफा ले लेना, या अपने जो तुमने सरमाया लगाया है इसका 10% दे दूंगा, नहीं, बल्कि जो नफा होगा उसके अंदर नफा शाये होना चाहिए दोनों अब आकिदैन के दरमियान। ठीक है ना, ऐसा ही है ना।
तो यहां पर भी हम प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो तय करते हैं। फाइनेंसिंग वाली साइड, इस्लामिक बैंकों ने पैसा कमाना है। अच्छा, अब डस्टर दीजिएगा, थोड़ा रफ करिएगा, आप रेस करिए, हाँ रेस करिए। ठीक है, शाबाश। पैसा कमाना है। पैसे लेने वाले जो हैं या इस्लामिक बैंकों के पास आने वाले जो लोग हैं, उनकी जरूरियात मुख्तलिफ होती है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई कारोबारी बंदा आ रहा है, उसकी जरूरत मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ हो सकती है। ऐसा ही है ना भाई, एक आपके पास जो है वो कारोबार में भी आप डिफरेंस कर सकते हैं। एक कोई आम सारिफ आ रहा है, उसकी जरूरत मुख्तलिफ हो सकती है, मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए वो क्या ले सकता है, उसको जरूरत है पैसों की, ठीक है ना, ताकि वो अपनी जरूरतें पूरी करे। एक कारोबारी बंदा है, उसकी जरूरत है कि वो खाम माल ले करके फिनिश गुड बनाता है। आसान सी मिसाल हम रखते हैं, वो धागा खरीदता है मार्केट से और कपड़े बनाता है, ठीक है। धागा खरीदता है और क्या बनाता है, कपड़े बनाता है। एक ये जरूरत हो सकती है। दूसरी जरूरत उसकी ये हो सकती है कि उसको बिजली का बिल देना है, गैस का बिल देना है, अपने मजदूरों को सैलरी देनी है, ठीक है ना। ये सारे एक्सपेंसेस उसको करने कहां से करेगा। तीसरी उसकी जरूरत ये हो सकती है कि कोई प्लांट खरीदना है, मशीनरी खरीदनी है, कोई नई मशीनरी आ गई है वो खरीदनी है, कोई प्लांट खरीदना है। चौथी जरूरत ये हो सकती है कि उसकी एक फैक्ट्री साइट एरिया में है, दूसरी फैक्ट्री वो कोरंगी में खोलना चाहता है या नूरियाबाद में खोलना चाहता है, इसकी ये भी जरूरत हो सकती है। ऐसा है ना, हो सकती है ना। तो कारोबारी इदारों की मुख्तलिफ जरूरियात हो सकती है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि जैसे जैसे बिजनेस इवॉल्व हो रहा है, जैसे जैसे जमाना आगे जा रहा है, इन जरूरतों में भी फर्क है, हो रहा है। समझ रहे हैं ना। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इस कारोबारी इदारे को अपनी लायबिलिटी अदा करनी है, किसी सूदी बैंक का कर्जा अदा करना है, इसने तौबा कर ली कि हाँ भाई ठीक है, अब मैं जो है वो सूद नहीं खाऊंगा, लेकिन अपना पुराना जो कर्जा है उसको कैसे अदा करूं, ये भी जरूरत हो सकती है उसकी। तो कारोबारी इदारों की मुख्तलिफ मुख्तलिफ जरूरतें हो सकती हैं, ठीक है ना, मल्टीपल उनकी नीड हो सकती है। अगर किसी को कारोबारी इदारे को, जिस तरह मैंने आपको कहा, कपड़ा बनाने के लिए धागा खरीदना है, क्या खरीदना है, धागा खरीदना है, तो वो किसी इस्लामिक बैंक से कैसे खरीद सकता है, या इस्लामिक बैंक को कैसे प्रॉफिट होगा, मुनाफा होगा, ठीक है। देखें कैसे खरीद सकता है, मैंने आपको बता दिया, इस्लामिक बैंक अल्लाह वास्ते काम नहीं कर रहा, ठीक है ना, फी सबीलिल्लाह काम नहीं कर रहा। वो जो काम करेगा क्या करेगा, उसका प्रॉफिट कैसे कमाएगा। इस्लामिक बैंक बोलेगा भाई आप धागा खरीदना है, अच्छा ठीक है, धागा आप किससे खरीदते हैं, कहेगा कि यार ऐसा है कि धागा हमारे पास, मेरे पास ना बोल्टन में एक दुकानदार है, ठीक है ना, उससे मैं धागा खरीदता हूं, वो धागे का मेरा सप्लायर है। हमने कहा चलिए ठीक है, आप धागा उससे खरीदते हैं तो सही है, आप धागा खरीद सकते हैं, ऐसे ही खरीद सकते हैं, लेकिन हम इस धागे को जो आपको फरोख्त करेंगे वो मुराबाहतन करेंगे, या मुराबाहा, अक़्द मुराबाहा करेंगे आपके साथ, ठीक है। हम आपके साथ क्या करेंगे, अक़्द मुराबाहा। अक़्द मुराबाहा क्या है या बैय मुराबाहा क्या है, बताएं आप क्या है, बताइए।
प्रॉफिट तो लेता ही है ना, प्रॉफिट तो हर बंदा ही रख के आगे बेचता है। नफा लेकर बेचना और वो नफा बताना भी, और वो नफा बताना भी, ये मुराबा है। यानी ये जो धागा खरीदेगा बैंक, मिसाल के तौर पर 10 मिलियन का खरीदता है, 1 करोड़ का, कितने का? 10 मिलियन का। कहेगा भाई ये 10 मिलियन का धागा है, इस पे तो मैं प्रॉफिट रख रहा हूं 5 लाख रख रहा हूं, ठीक है, कितना रख रहा हूं? तो ये क्या हो गया? अक़दे बराबर। लेकिन हमारे माशरे में, वैसे भी हमारे माशरे में तो उमूमन, लेकिन आम तौर पर कारोबारी लोग थोड़ा डॉस ज्यादा देते हैं, ठीक है ना, आपको बेवकूफ बना करके या अपने मकसद के लिए जो है ना वो कुछ आगे पीछे करते हैं, उल्टा सीधा करते हैं। अब क्या है कि आपने अक़दे मुराबाहा करना और सही तौर पर करना है, तो आपको कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे। कंट्रोल्स का मतलब यह है कि उसके ऊपर कुछ पाबंदियां लगानी पड़ेंगी। जो कारोबारी बंदा आ रहा है, ठीक है ना, हम मिसाल रख लेते हैं, आपका नाम जुनैद, जुनैद भाई मिसाल के तौर पर हमारे इनके कपड़े की फैक्ट्री, ठीक है, और आकिब, आकिब ना, आकिब के जो है वो हाकिब, अच्छा हाकिब, हाकिम, अच्छा बस ठीक है साहब, ये हो गया, हाकिम अली जरदारी, ठीक है। ये देखे ना, ये होता समझाने का तरीका। उस्ताद साहब जो भी मशहूर हैं। तो एक मतलब हम लोग गए, दहिया गए, तो उस्ताद साहब की इंटरेक्शन नहीं की, तो किसी ने पानी डाला, तो उस्ताद साहब ने कहा चलो भाई बिदाया हो गया। फिर उसके जब उस बाद उसने पानी पी लिया, तो उस्ताद साहब ने कहा निहाया हो गया। मैंने कहा वाह यार, बड़ा अच्छा अंदाज है समझाने का। तो ये है। अब हाकिम भाई की है धागे की दुकान, और जो इनकी नाम की निस्बत उस्ताद साहब ने लगाई, अल्लाह खैर करे। अच्छा, तो अब जुनैद भाई ने हाकिम भाई से लेना है क्या? धागा, ठीक है। ये हमारे भाई, हमारे पुराने, आपका इसमें ग्रामी मोहम्मद सकलैन, सकलैन भाई हमारे एक इस्लामिक बैंक में है बैंकर, ठीक है। सकलैन भाई ने जुनैद भाई को कहा कि जुनैद भाई आपने धागा लेना है, ठीक है, मसला नहीं है, लेकिन जो मैं पैसे दूंगा, पे ऑर्डर बनाऊंगा, वो हाकिम के अकाउंट में भेजूंगा, पैसे हाकिम के नाम पे ऑर्डर बनाऊंगा, आपको मैं पैसे नहीं, ताकि ये पता चल सके कि वाकई में आपने इनसे धागा। अच्छा, अब देखिए इन दोनों के दरमियान आपस में कोई दो नंबर ही हो भाई, मेरा ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, तकलीफ माला युताक है ही नहीं हमारे ऊपर कि हम जनाब हर एक चीज के तह में जाएं कि आपस में रिलेशनशिप है नहीं है क्या है। भाई लोगों की नीयत अगर खराब है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सकलैन भाई ने कहा कि भाई मैं तो पैसा हाकिम के अकाउंट में भेजूंगा, ठीक है, आपको नहीं दे सकता। फिर उन्होंने कहा कि आप जुनैद भाई ऐसा करिएगा कि जब आप धागा खरीदिएगा ना, तो इनवॉइस ले लीजिएगा, और इस इनवॉइस पर आप मेरे बैंक का नाम भी लिखवा दीजिएगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एबीसी इस्लामिक बैंक कुछ भी है। तो जुनैद भाई ने कहा ठीक है सही। और दूसरी बात ये कि जब आपको मैं अपना एजेंट बनाऊंगा, आपको अपना वकील बनाऊंगा, आप बतौर वकील मेरे वकील के इस धागे को खरीदिएगा। जैसे ही आप धागा खरीदिएगा वकील के तौर पर, तो आप मुझे इन्फॉर्म करिएगा, मुझे बताइएगा, डिक्लेरेशन दीजिएगा, उसी वक्त मैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कर लूंगा, इजाबो कबूल कर लूंगा। ये ट्रांजेक्शन समझ में ऐसी हुई, जो इन्होंने सकलैन भाई ने जुनैद भाई को दे दिया पे ऑर्डर, किसके नाम का? किसके नाम का? हाकिम के नाम का। जुनैद भाई ने ये पे ऑर्डर दिया, हाकिम भाई ने इनको
जुनेद भाई को क्या कर दिया, धागा दे दिया। जैसे ही जुनेद भाई के पास धागा आया, जुनेद भाई किसको बताएंगे, सकलैन को। सकलैन भाई बोलेंगे कि भाई ये धागा जो कि 1 करोड़ रुपए का है, मैं आपको 5 लाख रुपए नफा ऊपर रखकर उधार बेचता हूं, 3 महीने का उधार, 90 डेज का। 3 महीने बाद आप क्या दे दीजिएगा मुझे, जुनेद भाई पैसे दे दीजिएगा और असली रकम भी क्या कर दीजिएगा, वापस कर दीजिएगा। तो जुनेद भाई के धागे की जरूरत पूरी हो गई। बैंक के पास 5 लाख रुपए का क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। जुनेद भाई का धागा बिक्री हो गया। ठीक है, अब ये प्रॉफिट किधर तकसीम होगा, नहीं ये प्रॉफिट किधर तकसीम होगा, डिपॉजिटर को, रब्बुल माल और मुदारिब के दरमियान। जो आम लोगों से आपने सेविंग अकाउंट में क्या लिया था, पैसा लिया, तो वहां भी अक़द शरई और यहां भी अक़द शरई। ठीक है, सही है ना, बात समझ में आती है। ठीक है, बैंकिंग में जो 2 साइड्स हैं, किसी भी बैंक का जो 2 साइड होती है, यानी लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। लायबिलिटी साइड पर हमने गुफ्तगू कर ली, एसेट साइड की और कुछ सीधा चीजों को देखते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद ये जो पूरा निज़ाम है, सिस्टम है हमारा, यानी इसके जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है वो किस तरह काम कर रहा है, और आईओफी क्या है, किस तरह काम करता है, स्टैंडर्ड किस तरह डेवलप होते हैं, इंशाल्लाह इसके मुताल्लिक भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, हमने आपको मुराबहा बताया कि एक कारोबारी शख्स की जरूरत अगर रॉ मटेरियल लेने की है, खाम माल लेने की है, और उससे खाम माल से वो फिनिश गुड तैयार करता है, तैयार कोई शय तैयार करता है, तो वो मुराबहा का इस्तेमाल करता है। अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें या आम लोगों की बात करें, यानी मैं हूं, आप हैं, हम जैसे इंडिविजुअल हैं, तो हमारी भी जरूरतें, और लोग अपनी जरूरतों के लिए बैंक से रुजू करते हैं, बैंक की तरफ जाते हैं, बैंकिंग की तरफ जाते हैं, बैंकिंग चैनल की तरफ जाते हैं कि उनकी जरूरतें पूरी हो जाएं। ठीक है ना, बाज़ औक़ात हमारी जरूरतें हैं, या आज के दौर में आप ख्वाहिशात या लग्जरीज भी कह लें कि इसके लिए भी लोग जा रहे होते हैं। ये जो कंज्यूमर है, नॉर्मल बंदा है, इसकी जरूरतें यानी या इसकी जरूरतों का जो दायरा कार है वो एक कारोबारी शख्स के दायरे कार से बड़ा ज्यादा है। ठीक है ना, मसलन किसी इंडिविजुअल को जरूरत है घर की, गाड़ी की, ठीक है ना, उसको अपने घर में एसी चाहिए, फ्रिज चाहिए, इस तरह की चीजें चाहिए, अपनी बच्ची की शादी करनी है उसके लिए चाहिए, कोई हॉस्पिटलाइज हो गया, हो सकता है कि उसके लिए भी पैसे उसको चाहिए, फाइनेंसिंग चाहिए, किसी को उम्रे पे जाना है, ट्रैवल करना है, ठीक है ना, जियारत पर जाना है, उसके लिए पैसे चाहिए हो सकता है उसको। ठीक है, हो सकता है उसको अपना घर रिकंस्ट्रक्ट करवाना पड़े, घर बनवाना, घर बड़ा मुसीदा हो गया है भाई, चलिए उसको बनवा देते हैं फाइनेंसिंग लेकर। तो इसका मतलब ये है कि जो आम कंज्यूमर है उसकी जो जरूरत का दायरा कार है वो बड़ा वसी है, और ये जरूरतें वक्त के साथ साथ माशरे के तगय्युर और तबद्दुल के साथ साथ इसमें तब्दीली भी वाक़ई हो रही है और होती है। ठीक है ना, पहले आप बैंकों को देखेंगे सिर्फ घर और गाड़ी दिया करते थे, आज आप यानी मोबाइल तो बहुत दूर की बात है, बैंकों से ये भी कॉल आता है भाई एयर फ्रायर लेने, यानी ऐसा फ्रायर जिसमें तेल नहीं लगते, तेल नहीं लगता, तेल की कंजम्पशन, ऑयल की कंजम्पशन नहीं होती, वो कहता भाई ये भी ले ले। ठीक है ना, बैंक आपके कार्ड के ऊपर आसान इंस्टॉलमेंट पर दे रहा है। तो इसका मतलब है कि लोगों की जरूरतें बहुत ज्यादा इस तौर पर बढ़ गई हैं, और एक एलिमेंट भी है कि हाँ भाई ठीक है, हमें इक्विपमेंट या चीजें हमारे पास हो। अब उसको शरई दायरा कार में लाना, शरीयत के उसूलों के तहत लाना, अक़द शरई उसका करना, ये हमारा टास्क है, ये हमारा अल्टीमेट पर्पस है। एक शरिया एडवाइजर के लिए जो किसी इस्लामिक बैंक में है, उसके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टास्क यही होता है, यही आता है।
कि भाई ये बैंक बोलता है ये कस्टमर की जरूरत है, ये मुझे पूरी करनी है, मुफ्ती साहब ये प्रोडक्ट बनानी है, आप हमें कोई अक़द शरई बताएं। अच्छा, अब ये आम सब कुछ ये नहीं है कि दारुल इफ्ता हमने बोला हाँ भाई यूं कर लो चलो, उसमें अकाउंटिंग जो मैंने आपको बताया वो भी आएगा, रेगुलेशन कवानीन वो भी आएंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो भी आएगी, इकोनॉमिक्स वो भी किसी तौर पर आएगी, इसके अलावा आईटी ये भी आएगा। ये बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है किसी भी शरिया एडवाइजर के लिए कि इन सारे पैरामीटर्स को देखते हुए, इन सारे हुदूद और कुयूदात को देखते हुए कोई अक़द शरई बताए या शरई हल बताए जो बैंक के लिए भी नफा बख्श हो। और याद रखिएगा, जमाना जिस जिस तरह आगे जा रहा है या जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, लोग तसाहुल पसंद है, सहल चाहते हैं ना, सहूलत चाहते हैं। हर बंदा चाहता है कि मैं वो काम करूं जो आसानी से हो जाए। एक कारोबारी मालियाती इदारा भी इसीलिए कामयाब होता है। आजकल लोग आप देखें, लॉट ऑफ पीपल्स आर यूजिंग द इजी पैसा एंड जैज कैश। बहुत सारे लोग, मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी यूज कर रहे हैं इजी पैसा। क्यों यूज कर रहे हैं? आसान है, आसान है। यानी जो बंदा अंग्रेजी जिसने पढ़ा हुआ नहीं, उसको भी पता है यहां से मनी सेंड करनी है। तो इजीनेस, हमें भी शरई पैरामीटर्स में रहकर, वो उनके पैरामीटर्स हैं किसी बैंक का कि प्रॉफिटेबिलिटी है, बैंक की अपनी पॉलिसी है, स्टेट बैंक के कवानीन है, एससीसीपी के कवानीन है, ठीक है ना, हुकूमत के कवानीन है, और आपके पास आईटी सिस्टम ये है, सही है ना। आपने क्या बनाना है? प्रोडक्ट बनानी है। कितनी मरतबा ऐसा हुआ, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूं कि हमारे सामने आया कोई कि भाई आप जो है ना रनिंग मुशारका, मिसाल के तौर पर आप रनिंग मुशारका बना दें, हम इसमें कर सकते हैं। हाँ भाई बना दिया। भाई सिस्टम में रिकॉर्ड कैसे होगा? रिकॉर्डिंग का मतलब ये है कि बैंक में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है किसी इदारे में, तो ये सॉफ्टवेयर सिस्टम में रिकॉर्ड होता है और हिस्टोरिकली मौजूद होता है, जिसका जस्ट लाइक यूट्यूब। आपने एक मरतबा रिकॉर्डिंग की, आप जाकर के देख सकते हैं ना, माजी को देख सकते हैं कि भाई क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वॉट एवर। पता चला भाई सिस्टम में तो रनिंग मुशारका ही नहीं है। अच्छा जनाब, उसको लेने के लिए जाते हैं, जनाब उसको लेने के लिए जाते हैं आप, तो आपको $6000 देने पड़ेंगे। अब बैंक बोलेगा भाई इतना खर्चा मैं क्या के लिए करूं? तो एक शरिया एडवाइजर के लिए, एक शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट में रहने वाले बंदे के लिए सबसे चैलेंजिंग टास्क यही होता है कि वो इन पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए, हमारे शरई कवानीन को मद्देनजर रखते हुए शरई हल बताए और अक़द शरई बताए कि ये किस तौर पर हो सकता है, ये किस तरह ये इसका शरिया सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है ना। तो लोगों की जरूरत, जो आम सारिफ है, नॉर्मल कंज्यूमर है, ठीक है ना, आम तौर पर इसको जो गाड़ी चाहिए होती है या घर चाहिए होता है या इस तरह के ड्यूरेबल्स चाहिए होते हैं, ठीक है ना। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का मतलब ये होता है कि ऐसी अशिया जो कि एक मरतबा के इस्तेमाल से खत्म नहीं होती है। जिस तरह ये वाटर डिस्पेंसर है, आप ले लें, आप एलईडी ले लें, आप एसी ले लें, आप फ्रिज ले लें, आप वॉशिंग मशीन ले लें, ठीक है, आप माइक्रोवेव ले लें, सही है ना। तो इस तरह की जो ड्यूरेबल चाहिए होती है हमें, तो आम तौर पर बैंक इजारा करते हैं, अक़द इजारा करते हैं, सही है, इजारातुल आयान करते हैं, ठीक है ना। इस इजारे में और आम जो हमारे यहाँ इजारा होता है उसमें फर्क क्या है? उसमें फर्क यह है कि आम तौर पर हमारे यहाँ जो इजारा होता है हम करते हैं, तो हम जो एसेट है, ठीक है ना, जो इजारा एसेट है उसको वापस कर देते हैं। मसलन आपने कोई घर लिया किराए पे, तो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल रहने के बाद घर मालिक मकान को देते हैं, आप घर खाली कर लेते हैं। या आप कोई सामान ले आए, जनरेटर ले आए किराए पे, आपने इस्तेमाल किया, उसको वापस कर दिया। लेकिन बैंक वाले इजारे की एक खास बात होती है, क्या होती है कि आप इसको यूज करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं,
और जो भी मुअय्यना मुद्दत है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 4 महीने, 1 साल, उसके बाद ये जो इजारा एसेट है ये आपका हो जाता है। ओनरशिप इसकी किसको चली जाती है? आपको। आपसे मुराद कंज्यूमर। मसलन आपको जरूरत है से फॉर एग्जांपल बाइक की, आपने बाइक लिया, बैंक ने बाइक किस पे दे दिया? इजारे पे। तो अब 3 साल के बाद आप किराया भरते रहेंगे, तो 3 साल के बाद ये जो बाइक है ये किसकी हो जाएगी? आपकी हो जाएगी, जब भी आपका इंटरेस्ट है इसमें। तो आमतौर पर इजारा का इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा मुशारका या मुतनाकिसा, या जिसको हम डिमिनिशिंग मुशारका कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इजारा का भी पूरा शरिया स्टैंडर्ड है, अडॉप्टेड शरिया स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये भी आप पढ़ेंगे। डिमिनिशिंग मुशारका का जो शरिया स्टैंडर्ड है वो आईओफी वाला जो है वो नहीं पढ़ना, उसमें जो स्टेट बैंक वाला शरिया स्टैंडर्ड है डिमिनिशिंग मुशारका का वो पढ़ना है, क्योंकि आईओफी वाला जो शरिया स्टैंडर्ड है वो शिरकतुल अक़द की बुनियाद पर है, और जो स्टेट बैंक वाला डिमिनिशिंग मुशारका है या मुशारका मुतनाकिसा का स्टैंडर्ड है वो शिरकतुल मिल्क की बुनियाद पर। ठीक है ना? तो जो शरिया स्टैंडर्ड इसमें मुशारका मुतनाकिसा या डिमिनिशिंग मुशारका का है, ये वाला एप्लीकेबल हमारे मुल्क में नहीं। ठीक है, बहरैन वगैरह में या मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में, दूसरे मुल्कों में ये है। तो हम कंज्यूमर साइड पर मुशारका मुतनाकिसा का इस्तेमाल करते हैं। मुशारका मुतनाकिसा 3 उकूद का मजमुआ होता है, लेकिन हर अक़्द इनफरादी तौर पर इंडिपेंडेंट साइन किया जाता है। इसमें सबसे पहले शराकत दारी होती है। ठीक है, आपके कुछ पैसे, बैंक के कुछ पैसे, और उन पैसों को मिलाकर के क्या खरीद लिया जाता है? असासा खरीद लिया जाता है। फिर उस असासे को बैंक अपना जो हिस्सतुल मुशा होता है, अपना हिस्सतुल मुशा बैंक कस्टमर को किराए पे दे देता है, उसका किराया लेता है, और फिर वो जो हिस्सतुल मुशा है हर महीने उसको उसकी बै करता है। किसके साथ बै करता है? कस्टमर के साथ। ठीक है ना? उसको बेचता रहता है उस हिस्सतुल मुशा को। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मुशारका मुतनाकिसा कहते हैं। ठीक है, यह मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया आपको, इसलिए ओवरव्यू थोड़ा सा दिया कि ये थ्रो आउट दी आप इस पूरे सेशन में, यानी शरिया स्टैंडर्ड के सेशन में इन चीजों को पढ़ेंगे, और जो ज्यादा आपका फोकस्ड होगा या मटेरियल है वो हमारा फाइनेंसिंग साइड पर ही है। और ये क्यों जरूरी है मैंने आपको बता दिया कि वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग जो हमारे पास टास्क है, ठीक है ना, वो यही है कि लोगों की जरूरतें शरई हुदूद और क़ुयूद के रोशनी में या शरई उसूल और ज़वाबित की रोशनी में किस तरह पूरी की जा सकती है। यहां तक बात हो गई। अच्छा, अब देखें, मैंने आपको शुरू में एक फ्लेवर दिया कि इस्लामिक बैंकारी 1982 में जिया-उल-हक साहब के जमाने में इसको राइज किया गया और उस वक्त से काम शुरू हुआ, लेकिन ये वो वाला सिस्टम टोटली कोलैप्स कर गया, फेल हो गया। ठीक है ना? उसके कोलैप्स होने की वजह जो है ये बड़ा मुश्किल है भाई। उसके कोलैप्स होने की वजह गवर्नेंस का या जवाबदेही के निजाम का ना होना है। ठीक है ना? जब तक गवर्नेंस का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होगा, लोगों की जिम्मेदारियां तकसीम नहीं की जाएंगी, उन जिम्मेदारियों को लिखा नहीं जाएगा, उन जिम्मेदारियों के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, पूछने वाला कोई नहीं होगा, तो फिर इदारे क्या हो जाते हैं? तबाह हो जाते हैं। कोई कितना बड़ा भी इदारा, मगरबी दुनिया के जो इतने बड़े बड़े इदारे हैं और इतने दिनों से कायम हैं, वो इसी वजह से हैं कायम कि उनके यहाँ गवर्नेंस का पूरा सिस्टम मौजूद है। ठीक है ना? और ये बेसिकली हमारे पास से ही आया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या हमारे खुलफा राशिदीन हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सारे उलमा हैं, आप तकरीर करते रहते हैं।
ठीक है ना, कि एक बंदा भी आम खड़ा होकर के पूछ सकता है कि ए उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये जो आपने जोड़ा पहना है ये इतना लंबा कहां से आ गया। दिस इज व्हाट द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। ठीक है ना, जवाबदेही का निजाम। तो हमारे यहाँ जो एक गवर्नेंस का सिस्टम, ठीक है ना, वो इंट्रोड्यूस करवाया गया और उसको नाम दिया गया शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क। ठीक है, एसजीएफ में लिख देता हूं बोर्ड पर। शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क 2025 2025। इसको शॉर्ट में हम एसजीएफ आजकल 2025 कहते हैं। ठीक है, ये स्टेट बैंक ने इशू किया है। दूसरा हमारे यहाँ रेगुलेटर कौन था, कौन बताएगा? मैंने शुरू में लिखा था SECP। वेरी गुड, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ। ठीक है, SECP का है शरिया गवर्नेंस रेगुलेशन, उसको कहते हैं हम SGR। शरिया गवर्नेंस रेगुलेशन 2023 लेटेस्ट जो है। ठीक है, SECP का शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क SGF, और इसको हम कहते हैं SGR। जो बैंक्स हैं, बैंकों के ऊपर कौन सा एप्लीकेबल है? SGF। और जो बैंकों के अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके ऊपर क्या एप्लीकेबल है? SGR। ठीक है, अच्छा अब ये जो शरिया गवर्नेंस है, चाहे SGF हो या SGR हो, वो डिस्कस किस चीजों को करता है? उसके 3-4 पैरामीटर्स हैं। वो सबसे पहले देखें, एक और एक चीज समझ लें कि ये जो हमारे यहाँ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मालियाती इदारे हैं, दीज आर कंपनीज। ठीक है ना, पब्लिक लिमिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं। सही है ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं उनका वजूद जो होता है, वो जो वजूद में आती है वो भी कानून के तहत आती है, और वो हमारे यहाँ है कंपनीज एक्ट 2017। ठीक है, 2017 कंपनीज एक्ट 2017 इसके तहत वजूद में आती है। हमारे यहाँ कंपनीज एक्ट में भी जो शिकें हैं बहुत सारी वो इस्लामी डाली गई हैं, और मतलब किसी कंपनी का वजूद, जो मुश्तरका सरमाया कंपनी, आपने सुना होगा नाम, या कंपनी जिसकी हैसियत एक कानूनी शख्स कानूनी की होती है। ठीक है ना, कंपनीज के जो मालिकान होते हैं वो कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। कौन होते हैं? शेयर होल्डर फिर अपने नुमाइंदे चुनते हैं, और उन नुमाइंदों को हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या कहते हैं? BOD भी हम कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिर क्या करती है? मैनेजमेंट को इंतखाब करती है। किसका इंतखाब करती है? मैनेजमेंट का, कि यार इस कंपनी का CEO कौन होगा, ठीक है ना, इस कंपनी का CFO कौन होगा, या CEO अपॉइंट करती है, फिर CEO नीचे अपने नीचे टीम अपॉइंट करता है। ठीक है ना, समझ में आ रही है ना बात आपके? ये अपॉइंट करता है, तो फिर ये पूरा नीचे डाउन द लाइन पूरे एक स्ट्रक्चर कंपनी का खड़ा हो जाता है। BOD का काम सिर्फ चेक एंड बैलेंस रखना होता है, देखना होता है, ओवरसी होता है कि हर काम कानून के मुताबिक लीगल पैरामीटर्स में हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, विजन है, मिशन है, वो अचीव हम कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। ये बात हो गई खत्म। यहां पर शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क ने या SGR ने सबसे पहले जो जिम्मेदारी लगाई है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लगाई है। किसकी लगाई है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। BOD रिस्पॉन्सिबिलिटी।
ठीक है, BOD। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बताया है कि इसकी जिम्मेदारियां क्या क्या है, क्योंकि कंपनी के जो मालिकान हैं, शेयर होल्डर्स, और जो डिपॉजिटर्स हैं, डिपॉजिटर कौन याद आया? बैंक के डिपॉजिटर। इन खातादारों के हुकूक का तहफ्फुज किसको करना है? BOD। अगर शरिया कंप्लाइंट कंपनी है तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है? BOD की है, कि भाई इनसे पूछा जाएगा कि शरिया कंप्लायंस क्यों नहीं हुआ, फेल क्यों हो गए। दूसरी बारी आती है एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट की, EM की। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अभी आपको मदरसे का जो अभी मैंने स्ट्रक्चर देखा, साहब यहाँ पर आप समझ लें इनकी हैसियत BOD की है। ये पॉलिसी वगैरह बता देते हैं, इन्होंने पॉलिसी बना दिया, बता दिया, सारा कुछ बता दिया। अब इब्राहिम भाई हैं या दूसरे जो हमारे थे, सलीम शाह साहब, ये कौन है? एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट है, ठीक है ना। ये आकर के सामान लगा रहे हैं, दे रहे हैं सारा आपको, चाय शाय ये वो, सही है ना। मतलब बड़ी हैरानी हुई, साहब ने बोला था कि हम चाय भी पिलाते हैं, लेकिन ये देखकर हैरानी हुई इतने सारे लोगों को। हम तो मतलब एक इदारे में थे, हम तो वो तो कारोबारी हब में रह करके वो चाय ऐसे पिलाते थे आखिरी दिनों में कि बंदा उसको मुंह में मार दे चाय। तो अब क्या है, ये इब्राहिम भाई वगैरह एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट है। मदरसे के अंदर हर रोज क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बिजली नहीं है, पंखा नहीं है, टेबल नहीं है, ये नहीं है, किस लैपटॉप नहीं है, किसकी जिम्मेदारी है? इब्राहिम भाई की और शाह साहब की। उस्ताद साहब BOD है, डायरेक्टर से, डायरेक्टर डायरेक्शन देना, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल के जरिए आप समझ सकते हैं कि बैंक को चलाने के लिए एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट होती है। फिर इसके बाद होता है शरिया बोर्ड, SB। बैंक के अंदर या किसी भी इस्लामी मालियाती इदारे के अंदर जो शरई मामलात हो रहे हैं, उन तमाम की जिम्मेदारी शरिया बोर्ड की है। तमाम की जिम्मेदारी किसकी है? शरिया बोर्ड की है। अगर कोई शरिया नॉन कंप्लायंस होता है तो शरिया बोर्ड विल बी अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सच शरिया नॉन कंप्लायंस इशू, ठीक है। कौन जिम्मेदार होगा? शरिया। शरिया बोर्ड में अब हमारे यहाँ जो 2025 की रेगुलेशन आई है, उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि पाकिस्तानी चूंकि आबादी में तनाव ज्यादा है, हमारे यहाँ फिके हनफी के फॉलोअर्स हैं, लेकिन फिके हनफी में भी हमारे यहाँ सब डिविजन्स हैं, ठीक है, सवाद आजम भी है। तो यू हैव टू इंक्लूड द ऑल दी स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। तो इसकी वजह से ये हुआ कि अब मैंडेटरी है, मैंडेटरी का मतलब लाजिम है, फर्ज है, वाजिब है हर बैंक के ऊपर कि वो डाइवर्सिफाइड शरिया बोर्ड रखे, ठीक है। क्या रखे? डाइवर्सिफाइड। डाइवर्सिफाइड का मतलब है कि फिक़ह हनफी में भी हमारे यहाँ जितने तनाव हैं, आप समझ सकते हैं, समझदार लोग हैं, तो वो उन उन सारी जो सब डिवीजन है उसका ख्याल रखते हुए शरिया बोर्ड आपको क्या करना होगा? बनाना होगा। और जो मेजॉरिटी है इस मुल्क की, ठीक है ना, ऑब्वियसली उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इट्स मीन दैट कि आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, कि यू हैव अपॉर्चुनिटी टू गो एंड सिट इन द शरिया बोर्ड। लेकिन अब ये जर्नी थोड़ी सी मुश्किल है। थोड़ी सी मुश्किल क्या है कि इसमें 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, शहादतुल आलमिया चाहिए, मुमताज माशरफ, फिर उसके बाद जो है आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है ना, इंग्लिश अरबिक जो है इसके ऊपर आपको कमांड होनी चाहिए। 10 ईयर्स एक्सपीरियंस में आपका रिसर्च एक्सपीरियंस भी है, इफ्ता का एक्सपीरियंस भी है कि 5 ईयर्स या 6 ईयर्स का वो एक्सपीरियंस है, 3 साल या 4 साल का प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी है। तो आप कहाँ जा सकते हैं? शरिया बोर्ड में जा सकते हैं। तो आपके लिए भी दरवाजे खुले हैं कि अगर इन क्राइटेरिया को आप मीट करते हैं तो आप शरिया बोर्ड में जा सकते हैं, ठीक है। शरिया बोर्ड का स्ट्रक्चर इस तरह होता है
कि इसमें एक चेयरपर्सन होता है, एक मेंबर शरिया बोर्ड होता है, एसबी लिख दो शरिया बोर्ड, ठीक है, और एक आरएसबीएम होता है, रेजिडेंट शरिया बोर्ड मेंबर। जिसको आरएसबीएम कहते हैं। आपने इश्तहार देखा होगा तो मेरे नाम के साथ लिखा हुआ होगा आरएसबीएम सिंध बैंक, ठीक है ना। तो मेरी हैसियत ये वाली है, रेजिडेंट शरिया बोर्ड मेंबर की, ठीक है। चेयरमैन शरिया बोर्ड कौन होता है या चेयरपर्सन शरिया बोर्ड भी इन्हीं में से इंतखाब किया जाता है। और ओवरऑल जो अल्टीमेट रूलिंग होती है, यानी किसी भी मसले में अगर इख्तलाफ हो गया, ठीक है ना, तो जो अल्टीमेटली रूलिंग होगी, एक वोट ज्यादा होगा किसका, चेयरपर्सन शरिया बोर्ड का, सही है। यानी 3 बंदे हैं लेकिन चेयरपर्सन शरिया बोर्ड के पास क्या है, आप समझ लीजिए जस्ट लाइक अ वीटो है, ठीक है ना, कि वो अपना ओपिनियन किसी की तरफ दे करके अपनी तरफ उसको माइल कर सकता है या वो फैसला नाफिज कर सकता है, ठीक है ना, किसी भी मसले में इख्तलाफी सूरत में। दूसरा मेंबर शरिया बोर्ड होता है। ये लोग उमूमन मीटिंग्स में आते हैं, सही है ना, जो क्वार्टरली मीटिंग होती है या मंथली मीटिंग होती है उसमें आते हैं। जो रेजिडेंट शरिया बोर्ड मेंबर होता है वो फुल टाइम होता है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ देता है, बैंक में। जिस तरह मैं, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो कहाँ होता हूँ, बैंक में होता हूँ। और हर रोज के जो मामलात हैं, हर रोज जो मामलात हैं उसमें क्लैरिफिकेशन चाहिए, जस्टिफिकेशन चाहिए, तो कौन देगा, मैं दूंगा, ठीक है, सही है। इसके अलावा जितनी पॉलिसी बन रही है, जितने प्रोसीजर बन रहे हैं, जितना अकाउंट ओपनिंग फॉर्म बन रहा है, एक सिंगल डॉक्यूमेंट भी बन रहा है, वो सारा का सारा शरिया बोर्ड अप्रूव करेगा। एक भी चीज आप शरिया बोर्ड की अप्रूवल के बगैर नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने किया, क्या कंसिक्वेंसेस होंगे बताता हूं आपको आगे, ठीक है। तो इट्स मीन दैट कि हर चीज कहां से रिव्यू होकर जाएगी, अल्टीमेटली शरिया बोर्ड उसको अप्रूव करेगा। फिर उसके बाद हमारे यहाँ एक प्रोसीजर होता है कि हम स्टेट बैंक भी भेजते हैं। यानी हमने कोई पॉलिसी बनाई, मिसाल आपको देता हूं, हमने मुराबाहा के ऊपर ना एक ट्रैवल फाइनेंसिंग की प्रोडक्ट बनाई है, अक़्द मुराबाहा के ऊपर, कि ये जो ट्रैवल फाइनेंसिंग है, कोई बंदा उम्रे पे जा रहा है तो होटल है, वीजा है, एयरलाइन के टिकट्स हैं, इसको हम एज अ पैकेज मुराबाहा पर किसको बेच रहे हैं, जियारत पर जाने वाले या उम्रे पे जाने वाले को। तो हमने ये बनाया मुराबाहा पर, लेकिन सिर्फ हमारा बनाना काफी नहीं है, हमने इसको भेजा स्टेट बैंक। स्टेट बैंक ने फिर कहा कि भाई नो ऑब्जेक्शन, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यानी जवाबदेही का ये निजाम है। ऐसा नहीं है कि हर चीज हवा में चल रही है, ठीक है, कि हमने अपनी मर्जी से जो चाहा जनाबे वाला कर दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपने स्टेट बैंक से लेना है। शरिया बोर्ड है। शरिया बोर्ड के बाद जो शरिया बोर्ड के नीचे जो ऑर्गन्स हैं, उसके मुख्तलिफ ऑर्गन्स का मतलब शरिया बोर्ड के मुख्तलिफ पर या उसके मुख्तलिफ दस्तो बाजू। सबसे पहला है उसका शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट, शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट, जिसको हम एससीडी भी कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है ना, एससीडी। शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट की फिर जिम्मेदारियां, सबसे पहली जिम्मेदारी यह है कि जो मैनेजमेंट है और शरिया बोर्ड है उनके दरमियान लिंक का काम करना। यानी मैनेजमेंट की कोई क्यूरीज है, मैनेजमेंट बोलती है भाई हमें ये काम करना है, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। मैनेजमेंट कहती है भाई मिसाल के तौर पर पाकिस्तान ने जो है ना एयरक्राफ्ट बनाना है, अपने एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग को, यानी ये जो जंगी जहाज है इसकी इंजीनियरिंग को और अच्छा करना है, और हमें फाइनेंसिंग करना, उनको फाइनेंसिंग करनी है, तो क्या हम फाइनेंसिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैनेजमेंट किसको कहेगी, मैनेजमेंट कहेगी एससीडी को। एससीडी किससे अप्रूवल लेगा, शरिया बोर्ड से, ठीक है। तो एक हो गया मैनेजमेंट और
शरिया बोर्ड के दरमियान राब्ते का काम करना। सही है। दूसरा काम ये है कि जितनी पॉलिसीज हैं, जितने प्रोसीजर्स हैं, उन सब को रिव्यू करना, नजरे सानी करना। मसलन जिस तरह एक कोई मुफ्ती होता है, हम लिखते हैं कताबाहू, ठीक है ना, फला बिन फला ने, भाई इस बंदे ने, इस मुफ्ती साहब ने इसको इस फतवे की किताबत की है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखते हैं अज जवाब सही होता है ना, जो साहब जो है फिर उस इस्तिफ्ता को और जवाब को देखते हैं, और फिर उसको जवाब को देखने के बाद उसके ऊपर तस्दीक की मुहर लगा देते हैं कि हाँ भाई ये जवाब सही है, दुरुस्त है, ठीक है। तो कोई भी चीज आएगी उसके अंदर रिव्यू कौन करेगा? शरिया कंप्लायंस। एक चीज और जिमन में बता दूं आपको, बैंक जो है ना, बैंक खुसूस बैंक पॉलिसीज और प्रोसीजर के बगैर नहीं चलता। पॉलिसीज और प्रोसीजर के बगैर, यानी हर चीज लिखतम में होती है। हर चीज किस में होती है? लिखी हुई, कि भाई ये लैपटॉप इधर से आएगा, इधर रखाएगा, टेबल पे रखाएगा। एक मिसाल दे रहा हूं आपको, हर चीज लिखी हुई होती है। और जब भी एक बैंकिंग का मैगजिम है, यानी जिस तरह हम कवायद फिक़हिया पढ़ते हैं, इसी तरह बैंकिंग के मैगजिम्स भी हैं। उसमें एक मैगजिम है, बैंक डील्स इन डॉक्यूमेंट ओनली। बैंक डील्स इन डॉक्यूमेंट ओनली। बैंक किसमें डील करता है? डॉक्यूमेंट। तो हर चीज लिखी हुई होती है। उस लिखी हुई चीज सबसे पहले मैनेजमेंट किसको देगी? शरिया कंप्लायंस को देगी। शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट को देगी। शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट में हमारे पास शरिया स्कॉलर्स होते हैं, जिन्होंने शहादतुल आलमिया किया हुआ होता है और ग्रेजुएशन की होती है। अगर कोई बंदा, आप जैसे लोग हैं, आप में से शहादतुल आलमिया जिन्होंने किया हुआ है मुमताज माशरफ से, और प्लस ग्रेजुएट भी हैं, यानी बीकॉम किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, बीए किया हुआ है या बीएससी किया हुआ है, तो दे आर एलिजिबल टू अप्लाई इन शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट। तो आप में से अगर कोई लोग हों तो आप इब्राहिम भाई को सीवी दे दीजिएगा, ठीक है ना। इंशाल्लाह हम आपके लिए, आपके अंदर अगर पोटेंशियल होगा तो हम इंशाल्लाह आपके लिए कोशिश भी करेंगे कि आपको कहीं ना कहीं जो है ना प्लेसमेंट करें आपकी। तो शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट में ऐसे लोग होते हैं कि जो ग्रेजुएट भी हों और शहादतुल आलमिया जिन्होंने किया हुआ, तंजीम वाला, ये याद रखिएगा, तंजीम वाला, ठीक है ना। वो क्या करते हैं? रिव्यू करते हैं, उसके अंदर जो खामियां होती हैं वो करके आरएसबीएम को देते हैं। आरएसबीएम उसको देखता है, उसके अंदर और दुरुस्तगी करवाता है, और फिर कहां पेश करता है? शरिया बोर्ड में। फिर शरिया बोर्ड उसको क्या कर देता है? अप्रूव कर देता है। जब अप्रूवल आएगी तब वो काम किया जा सकता है, उससे पहले नहीं। ठीक है, एक बात हो गई। शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट फिर रिसर्च भी करता है। अच्छा, अब काम हो रहा है, चलो भाई ठीक है, सब कुछ अच्छा है। नहीं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता कि सब कुछ अच्छा है। जवाबदेही का मुकम्मल निजाम मौजूद होता है। तो शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट की एक जिम्मेदारी शरिया रिव्यू की है। भाई हमने जो पॉलिसी बनाया था, जो प्रोसीजर बनाया था कि अक़्द मुराबहा ऐसा करना है, ठीक है ना, कि सकलैन भाई से जुनैद भाई, जुनैद भाई से हाकिम भाई, क्या अक़्द मुराबहा वाकई में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, तो हम जाकर के क्या करेंगे? शरिया रिव्यू करेंगे। और ना सिर्फ रिव्यू करेंगे बल्कि जो खामियां होंगी उसको लिखेंगे और लिख करके दुरुस्त करवाएंगे, ठीक है। और अपनी रिपोर्ट बनाएंगे, और ये रिपोर्ट हमसे अगर स्टेट बैंक मांगेगा या कोई भी मांगेगा तो हम उसको रिपोर्ट को देंगे। लिखी हुई रिपोर्ट होगी, फाइलों में होगी, कंप्यूटर में होगी, कि कोई भी किसी वक्त इसको क्या कर सके, देख सके, ठीक है। तो शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट, शरिया बोर्ड का जो दूसरा ऑर्गन है वो है इंटरनल शरिया ऑडिट। बल्कि एक डिपार्टमेंट और है, वो बता दूं आपको, वो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, पीडी।
या इन शॉर्ट हम इसको पीडीपी कहते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जिस तरह मैंने आपको कहा कि माशरे की जरूरतें और तरजीहात बदलनी है, टेक्नोलॉजी ने फाइनेंशियल जो आप समझ लें कि एक कॉम्प्लेक्सिटी है उसकी वजह से, ठीक है ना, नई नई प्रोडक्ट्स बन रही हैं, नई नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं। तो अब इन प्रोडक्ट को बनाए कौन? क्योंकि इसमें शरिया का एलिमेंट है, अक़द शरई का होना जरूरी है, ठीक है ना। किसी ना किसी हमारे पास कोई ना कोई दलील, फिकी दलील का होना जरूरी है। जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में भी शरिया स्कॉलर होता है जो कि रिसर्च करता है, देखता है कि भाई हम ये जो प्रोडक्ट बनाएंगे कौन सा अक़द शरई हम इसमें नाफिज कर सकते हैं, कौन सा लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते वक्त इस चीज का ख्याल रखता है। एक ऑर्गन है, वो है इंटरनल शरिया ऑडिट। इंटरनल शरिया ऑडिट जिसको हम मुहासबा शरई कहते हैं, ठीक है ना, अंदरूनी मुहासबा शरई कह लें आप, या कुछ कह लें कि आपके इंटरनली लोग हैं जो कि क्या कर रहे हैं, शरिया ऑडिट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। मुफत्तिश जिसको आप कहते हैं आमतौर पर, लेकिन यह मुफत्तिश ऐसा नहीं होता कि जिसके पास कोई लिखी हुई चीज नहीं होती, इसके पास भी प्रोसीजर्स लिखे हुए होते हैं कि भाई ये उसूल और जवाबित हैं, आपने इन उसूल और जवाबित के तहत चीजों को देखना है, ठीक है ना। तो इंटरनल शरिया ऑडिट भी होता है। इंटरनल शरिया ऑडिट जो हमने प्रोसीजर बनाया था किसी ब्रांच के लिए, किसी डिपार्टमेंट के लिए, आया वो वैसा कर रहा है या सही काम नहीं कर रहा, वो जाकर के कौन देखेगा? इंटरनल शरिया ऑडिट। देखें ये वाला जो आप केस याद रखें, सकलैन भाई, जुनैद भाई और हाकिम भाई वाला, मुराबहा वाला, हमने तो चेक कर लिया, अब कौन चेक करेगा? इंटरनल शरिया ऑडिट। कौन चेक करेगा? सारे बोले कौन चेक करेगा? इंटरनल शरिया ऑडिट। कि भाई ये जो मुराबहा था, ये जो शरिया स्टैंडर्ड में मुराबहा है लिखा हुआ, बैंक की अपनी पॉलिसी में लिखा हुआ मुराबहा है, क्या ये मुराबहा ऐसा हुआ है या नहीं हुआ? स्टेट बैंक की हिदायत थी, क्या स्टेट बैंक की हिदायत को फॉलो किया गया है या फॉलो नहीं किया गया? बात समझ रहे हैं आप? कौन देखेगा? इंटरनल शरिया ऑडिट देखेगा, और इसको देखने के बाद अपनी रिपोर्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? रिपोर्ट। ये याद रखिएगा, ये बड़ी अहम चीज है। ये नहीं कि भाई देखा, जबानी कलामी बातें की और चले गए, नहीं, अपनी रिपोर्ट बनाएगा और मैनेजमेंट को देगा, जिसकी गलती है उसको देगा कि भाई ये आपकी गलती है, वो फिर जवाब देगा। वो फिर क्या करेगा? जवाब देगा कि ये गलती क्यों है, ये किस वजह से। फिर उसके जवाब को लेकर के मैनेजमेंट को बताया जाएगा। किसको बताया जाएगा? मैनेजमेंट को। फिर मैनेजमेंट उसके ऊपर अपना जवाब देगी। फिर वो रिपोर्ट जाएगी शरिया बोर्ड के पास। किसके पास? शरिया बोर्ड फिर उसमें अपना एक्शन बताएगा, करेक्टिव एक्शन, कि भाई ये किस तरह से दुरुस्त किया जा सकता है, किस तरह से दुरुस्त नहीं किया जा सकता। अगर चैरिटी करनी है पूरी इनकम को, तो चैरिटी की जाएगी या नहीं की जाएगी, ये सारा कौन बताएगा? शरिया बोर्ड। जब शरिया बोर्ड अपने कमिट्स उसमें दे देगा, तो फिर ये रिपोर्ट जाएगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। किसके पास? समझ रहे हैं? यानी उस्ताद साहब ने रखा यहां इब्राहिम भाई को, शाह साहब को रखा। अब आप में से किसी को चुना और बोला कि भाई जा करके इनका काम चेक करो, लेकिन अपने काम अब अपने काम मौलवी वाले अंदाज में नहीं चेक करना। बस अब तो मिल गया है तेरी, तो बस इब्राहिम तूने मेरे को चाय नहीं दी थी, अब बताता हूँ, ठीक है ना, या रात के खाने में तूने मुर्गी का रान नहीं दिया था, अब मैं तेरे को बताऊंगा शाह साहब, अब बताऊंगा। ये वाला नहीं है। आपके पास उस शाह साहब ने हिदायत दी होंगी कि भाई मुर्गी का रान तेरे को चेक नहीं करना, तेरे को तुम्हारे को चेक करना है कि क्या इसने सुबह 8 बजे सारी क्लासेस लगा दी होंगे, कर दी नहीं कर दी, व्हाटएवर, इस तरह की चीजें। फिर वो रिपोर्ट बना करके किसको देंगे? बात समझ रहे हैं? तो ये रिपोर्ट यहां तक जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। फिर उसके बाद एक है, वो है एक्सटर्नल शरिया ऑडिट।
एक्सटर्नल शरिया ऑडिट, ये बाहर की चार्टेड अकाउंटेंसी फर्म होती हैं, जो बाहर के ऑडिटर होते हैं, जिनका हमारे बैंक से कोई लेना देना नहीं होता। ये आते हैं और ये चेक करते हैं, और फिर ये चेक करने के बाद ये भी अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, मैनेजमेंट को देते हैं, शरिया बोर्ड को देते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देते हैं, और फिर जो है ना वो जिसने गलती की होती है उसकी हो जाती है शामत। इसके बाद स्टेट बैंक का आती है, स्टेट बैंक की आती है एसबीपी की इंस्पेक्शन टीम। स्टेट बैंक की इंस्पेक्शन टीम आती है। जब स्टेट बैंक की इंस्पेक्शन टीम आती है तो फिर वो भी चेक करती है कि भाई, वो बोलती है पहले शरिया रिव्यू की रिपोर्ट दो, शरिया इंटरनल शरिया ऑडिट की रिपोर्ट दो, एक्सटर्नल शरिया ऑडिट की रिपोर्ट दो। सारी रिपोर्ट को चेक करती है, फिर तमाम प्रोसीजर्स को चेक करती है, और फिर अपनी रिपोर्ट देती है और माली जुर्माना आयद करती है, ये पेनल्टी लगाती है। ठीक है। हमारे एक बड़े मुकर्रम दोस्त हैं, मैंने उनसे कहा कि मैं इस्लामिक बैंकिंग में काम करता हूँ और ये है, तो मैंने कहा यार बड़े शकूक व शुबहात हैं और ये है, फला है, धमाका है। सही हजरत, बताएं क्या शकूक व शुबहात हैं? यार वो एक हमारे पास बड़े पुराने दौर के सिटी बैंकर थे, वो उस्ताद साहब के पास आए थे हमारे, और उन्होंने उस्ताद साहब को बोला कि नहीं ये सही इस्लामिक बैंकिंग नहीं है, तो फिर उस्ताद साहब इसके कायल नहीं हुए, तो फिर हम भी कायल नहीं है। सही भाई, बड़ी बात है कि एक बंदा जिसने जिंदगी भर हराम कमाया और हराम खाया, उसके बाद पर तकिया करके आपने अपना ये मौकिफ बना लिया उस सिटी बैंकर के। हजरत बड़ी ज्यादा बात नहीं है, आप मुझे पाकिस्तान का कोई एक कारोबारी इदारा बताएं, कोई एक, जिसने अपने यहाँ 3 मुफ्तियाने कराम को रखा इस बात के लिए कि मेरे कारोबार को देखो, मेरे कारोबार को देखो और मेरी इस्लाह करो कि क्या ये मेरा कारोबार या मेरे मामलात शरीयत के उसूल के मुताबिक है या नहीं। आप मुझे कोई एक कारोबारी इदारा बता दें, आपको मैं बोलता हूं, आप बता दें, है आपके जहन में कोई? आपको मजहबी इदारे में भी नजर नहीं आएंगे, है कोई कारोबारी इदारा? यानी इसका मतलब है कि वहां सारा काम सही हो रहा है, वो हलाल है, जबरदस्त है, बेहतरीन है। अब यहां बैठे बैठे मैंने आपको गिनवा दिया, एक बैंक में आप गिने, काउंट करें, काउंट करना शुरू करें, एक बैंक में कितने मुफ्तियान कराम होते हैं या कितने उलमा होते हैं? आप गिन के बताएं जरा मुझे, खुद देखें। शरिया बोर्ड में 3 हो गए, कम से कम कितने हो गए? 3। शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट में हमने रखा कि चलो बिल्कुल बहुत छोटा सा बैंक है, वहां पर हमने 2 रख लिया, कितने हो गए? 5। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में 1, कितने हो गए? इंटरनल शरिया ऑडिट में 2, कितने हो गए? 8 हो गए, 8 हो गए। तो ये एक ऐसा बैंक जिसके सिर्फ 14 या 15 ब्रांचेस हैं, उसमें ये 8 लोग हैं। उसमें कितने लोग हैं? और जो बड़े कारोबारी बैंक है ना, उनकी टीम 56 की है, 56 की, बाज की 40 की है। यानी 40 बंदे या 8 बंदे की मौजूदगी में गैर शरई काम हो रहा है, और जहां कोई एक मुफ्ती नहीं है वो सारा काम शरीयत के मुताबिक हो रहा है। वाह सुभान अल्लाह। दिस इज व्हाट द गवर्नेंस फ्रेमवर्क, चेक एंड बैलेंस है। आपने देखा, एक ट्रांजेक्शन है, उसको शरिया रिव्यू भी चेक कर रहा है, उसको इंटरनल शरिया ऑडिट भी चेक कर रहा है, उसको एक्सटर्नल शरिया ऑडिट भी चेक कर रहा है, उसको स्टेट बैंक की इंस्पेक्शन भी चेक कर रही है। और इन सारे लोगों के होते हुए काम गलत हो रहा है, और जहां कोई भी नहीं है वहां सब माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना? अच्छा, और ये सारी बातें ऐसी नहीं कि हवा में, उस्ताद साहब खुद इसके शाहिद हैं, उस्ताद साहब भी मुख्तलिफ मालियाती इदारों में हैं और हमारे सामने वो रिपोर्टें पेश होती हैं। बाज़ जगह हमें रिपोर्ट बना करके देनी होती है। ठीक है ना? तो
इस्लामिक बैंकिंग जो हमारे यहाँ है या इस्लामी मालियाती इदारे हैं, आप ये कवानीन एज इट इज मोर और लेस कह लूं, एज इट इज का लफ्ज तो सही नहीं होगा, मोर और लेस एसईसीपी के भी हैं, वहां भी शरिया बोर्ड है, शरिया कंप्लायंस है, इंटरनल शरिया ऑडिट है, एक्सटर्नल शरिया ऑडिट है, वहां अलबत्ता एसईसीपी की इंस्पेक्शन नहीं, ठीक है ना। तो मोर और लेस ये पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है। और आपको मैं बताऊं, दुनिया के और दीगर ममालिक में भी ये गवर्नेंस का स्ट्रक्चर नहीं है इस तरह। जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर हमारे यहाँ है, क्योंकि हमारे यहाँ जो मजहबी सेंटिमेंट्स हैं या सेंसिटिवनेस है, वो सासियत है, वो ज्यादा है। हमारे यहाँ अगर लोगों को पता चल गया कि भाई ये इदारा शरई तौर पर सही काम नहीं कर रहा, लोग नहीं डीलिंग करते, फौरन नहीं डील करते। तो इसी वजह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इतना चेक एंड बैलेंस रखा है, ठीक है ना। तो ये पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इसको समझना हमारे लिए इंतहाई जरूरी है, ठीक है। ये बातें हो गई गवर्नेंस से मुतालिक। अब हम आ जाते हैं आईओफी की तरफ। देखिए, आईओफी इज अ सेल्फ गवर्निंग बॉडी। सेल्फ गवर्निंग बॉडी का मतलब क्या है कि जिस तरह आपने सुना कि किसी भी बैंक को या मालियाती इदारे को कायम करने का मकसद क्या था, क्या मकसद है? प्रॉफिट कमाना, शरिया कंप्लाइंट वे में क्या कमाना? नफा। लेकिन आईओफी को कायम करने का मकसद नफा कमाना नहीं। ये सेल्फ गवर्निंग बॉडी है। ये इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक आईडीबी, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, और आईसीईडी है मेरे ख्याल में, ये चेक कर लीजिएगा। आईसीईडी इस्लामिक कॉपरेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यस, इस्लामिक कॉपरेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आईसीडी इस्लामिक कॉपरेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और आईबीडी के ताउन से, उनके फंडिंग से एक इदारा बनाया गया, आईओफी या जिसको एओफी भी कहते हैं, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है ना। इनके ताउन से जो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है और आईसीईडी है, एक इदारा बनाया गया आईओफी बेस्ड इन बहरैन, बहरैन में। इसका काम क्या था? इसका काम है कि स्टैंडर्ड डेवलप करना। स्टैंडर्ड डेवलप करने का मकसद ये होता है कि जो इंडस्ट्री है उसकी प्रैक्टिस और प्रोसीजर सेम रहे, ठीक है ना। देखें, कोई बैंक है, वो किसी मुफ्ती साहब को रखता है, तो मुफ्ती साहब अगर फतवा देना चाहते हैं तो मुख्तलिफ कुतुब फिक की रोशनी में फतवा दे सकते हैं, ठीक है, रुजू कर सकते हैं मुख्तलिफ कुतुब फिक की तरफ, वो फतवा दे दे। हो सकता है कि उनकी राय से या उनकी आरा से दूसरे लोग इत्तफाक ना करें। तो एक मुफ्ती साहब ने कुछ फतवा दिया अपने इदारे में, दूसरे मुफ्ती साहब ने अपने इदारे में कुछ फतवा दिया, तीसरे मुफ्ती साहब ने अपने इदारे में कुछ फतवा दिया। तो तीनों के पास क्या है? उनके मुफ्ती साहब का फतवा मौजूद है। अब तीनों फतावा एक दूसरे से मुख्तलिफ है, तो तीनों की प्रैक्टिस क्या होगी? डिफरेंट होगी, सही है ना। यानी माल खरीदने का हमने एक तरीका रखा, सिंपल, सोफिस्टिकेटेड, एक आम सा। लेकिन हर को अगर ये आजादी दे दी जाए कि भाई ठीक है आप अपने, तो फिर क्या होगा? हर जगह की प्रैक्टिस, एक आप कस्टमर जाएंगे
मिसाल के तौर पर सकलैन इस्लामिक बैंक में, तो सकलैन इस्लामिक बैंक की प्रैक्टिस कुछ और है। एक बंदा जाएगा जुनैद इस्लामिक बैंक के पास, जो जुनैद इस्लामिक बैंक की प्रैक्टिस कुछ और है। एक बंदा जाएगा हाकिम इस्लामिक बैंक की तरफ, तो हाकिम इस्लामिक बैंक की प्रैक्टिस कुछ और है। तो लोग बोलेंगे भाई ये क्या चल रहा है, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। तो इसीलिए पूरी इस्लामी दुनिया के मालियाती निजाम को स्टैंडर्डाइज करने के लिए इदारा बनाया गया कि भाई अपने रिजीम में रहते हुए अपने मुल्क के कवानीन और कायदे और तामुल को देखते हुए आपने इस शरिया स्टैंडर्ड को अपने यहाँ क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना। अपने यहाँ क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना। तो आईओफी का काम, आईओफी इज अ स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। दुनिया में मुख्तलिफ स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज हैं जिनका ताल्लुक कारोबारी इदारों से हो है, जिसमें आईएफएस भी है, आईएएस है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है और इनकी बॉडीज हैं। इसी तरह ये बॉडी है, ठीक है, कि जो स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब आप समझ गए ना, मैं समझ गया ना। मसलन हमने ये लाजिम कर दिया कि हर तालिब इल्म व्हाइट कपड़ा पहनेगा, दिस इज व्हाट स्टैंडर्डाइजेशन। व्हाइट अमामा लगाएगा, दिस इज व्हाट स्टैंडर्डाइजेशन। हमारे 50 ऐसे इदारे बन गए, हर इदारे में आपको ये मिलेगा, सही है ना। हाँ, तखसुस में दाखिले के लिए दरस निजामी से फारिग होना, ये स्टैंडर्डाइजेशन एक स्टैंडर्ड है, एक मयार है, ठीक है ना। तो आईओफी इज अ स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, ये स्टैंडर्ड सेट करती है, स्टैंडर्ड वो करती है। इन्होंने आईओफी ने शरिया स्टैंडर्ड इशू किए हैं। आईओफी के शरिया स्टैंडर्ड्स हैं, आई थिंक सो 57 या इससे भी बढ़ गए, ठीक है। शरिया स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इसको मिटाओ, और गवर्नेंस और एथिक्स स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है ना। शरिया स्टैंडर्ड्स हैं, शरिया स्टैंडर्ड्स बड़े मशहूर हैं जो हमारे यहाँ, जिसको मैंने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरिया स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट किया है। और जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शरिया स्टैंडर्ड को अडॉप्ट कर ले, ठीक है ना, उसको एक्सेप्ट कर ले, तो वो किसका दर्जा रखता है, कानून का, और उसके ऊपर अमल होना फिर जरूरी है, ठीक है ना। तो पूरी इंडस्ट्री में आपको एक स्टैंडर्डाइजेशन नजर आएगी कि हर बैंक एक ही जैसा मुराबाहा कर रहा होगा, ठीक है ना, एक ही जैसा डीएम कर रहा होगा, एक ही जैसा इजारा कर रहा होगा, एक ही जैसा इस्तिस्ना कर रहा होगा, एक ही जैसा सलम कर रहा होगा, ठीक है। तो शरिया स्टैंडर्ड्स है। दूसरा इनका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सही है। तीसरा इनका ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिट जो किया जाता है। चौथा इनका गवर्नेंस एंड एथिक्स स्टैंडर्ड है, कि जिस तरह मैंने शरिया गवर्नेंस बताया, इनका भी गवर्नेंस का स्टैंडर्ड है। यानी जिन मुल्कों के पास कोई गवर्नेंस का स्टैंडर्ड नहीं है, तो वो कहां से रहनुमाई ले सकता है, आईओफी से, ठीक है। और एथिक्स के स्टैंडर्ड्स, तो ये इसके स्टैंडर्ड्स हैं। हमारे यहाँ शरिया स्टैंडर्ड है। शरिया स्टैंडर्ड की जो डेवलपमेंट है, अगर आप देखेंगे तो सन 2002 से शरिया स्टैंडर्ड्स की डेवलपमेंट शुरू हुई। यानी इसका जो पहला इजलास हुआ मक्के में, वो सन 2002 में हुआ, ठीक है। इसके स्टैंडर्ड के डेवलपमेंट का तरीका ये है कि सबसे पहले इनकी टीम होती है, ठीक है, आईओफी की टीम होती है वो मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर मुख्तलिफ इदारों में मुख्तलिफ उलमा से मिलती है और उनको बोलती है कि हजरत मुराबाहा कैसे होगा, आपका क्या ख्याल है, आप कुछ हमारी सिफारिशात हमें दे सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं। वो उलमा या लोग उनको सिफारिशात देते हैं। तो उनकी जो एक टीम होती है
उन सिफारिशात की रोशनी में या इसी तरह जो इंटरनेशनल फिक एकेडमी जद्दा है उसके जो रेजोल्यूशंस हैं वहां पर भी, जिस तरह हमारे फिक एकेडमी मुबारकपुर है ना जो हमारी, ठीक है ना, इंडिया की जो है, हाँ, निजामुद्दीन मिसबाही साहब वाली, ठीक है ना, तो उन्होंने भी बड़े, आपने देखा होगा कि उसमें भी उलमा की तौसीक़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या जो कुछ भी है उन्होंने फैसले हैं, शरई फैसले हैं। तो इसी तरह इंटरनेशनल फिक एकेडमी जद्दा है, वहां पर इन चीजों के ऊपर बहस होती है और लोग उसके ऊपर अपनी क्या देते हैं, उलमा आरा देते हैं और उनकी रेजोल्यूशंस मौजूद होती है। इसकी रोशनी में आईओफी के लोग, जो डेडिकेटेड टीम होती है, वो शरिया स्टैंडर्ड बनाती है, ठीक है। फिर शरिया स्टैंडर्ड जब ये डेवलप कर लेती है, तो शरिया स्टैंडर्ड डेवलप करने के बाद दुनिया भर में जो उलमा मालियाती निज़ाम से वाबस्ता हैं, ठीक है ना, उनको ये शरिया स्टैंडर्ड देती है कि आप ये देखें और इसमें कोई गैर शरई चीजें या ऐसी चीजें जो मुफ्ताबही कौल नहीं है या जो अमली तौर पर जिसकी तदबीक नहीं हो सकती है, उसकी निशानदेही करें, ठीक है। तो फिर उलमा उसमें अपना क्या देते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं कि हाँ भाई ये कमेंट्स, ठीक है, कमेंट्स ले लेते हैं कि भाई ये इनके कमेंट्स। फिर उसके बाद ये प्रोफेशनल्स को बुलाते हैं कि भाई बड़े बड़े बैंकर्स, बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स बोलते हैं भाई ये शरिया स्टैंडर्ड है, आप बताएं कि अमली तौर पर क्या इसकी तदबीक मुमकिन है, अमली तौर पर इसका निफाज मुमकिन है। वो बोलते हैं भाई अमली तौर पर इसमें ये तब्दीली कर दी जाए, ये तब्दीली कर दी जाए, ये तब्दीली कर दी, ठीक है। तो आईओफी उन सारी चीजों को लेती है और कंपाइल करती है, ठीक है। कंपाइल करने के बाद इनका जो शरिया बोर्ड है आईओफी का, उसके अंदर ये चीजें पेश की जाती है, ठीक है, आईओफी के शरिया बोर्ड में। फिर उनकी मुख्तलिफ डिस्कशंस होती हैं, यानी आईओफी का जो शरिया बोर्ड है अपना, वो इस ड्राफ्ट को रिव्यू करता है। ऐसा नहीं कि वो डेवलप करता है, ये नहीं होगा। आप जब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मेकिंग शरिया स्टैंडर्ड देखेंगे ना आप, तो हर शरिया स्टैंडर्ड के पीछे है लिखा हुआ, तो ये सारी बातें लिखी हुई हैं और किन किताबों से इस्तिखराज और इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना, वो सारा कुछ है। तो ये जो शरिया बोर्ड होता है, ये फिर अपना उसमें फाइनल वर्डिक्ट देता है, यानी अपना फैसला करता है, और फिर जो मुत्तफिका फैसला होता है उसको स्टैंडर्ड बना दिया जाता है, जो आपके पास मौजूद है, शरई मयारात, ठीक है ना। इसको मैं बोलूंगा आपको, आपने उर्दू में तो लिया है, अंग्रेजी में भी लाजमी रखें, अरबिक में भी लाजमी रखें, ठीक है ना। इंग्लिश के ऊपर भी फोकस करिएगा आप, ताकि जो हमारी दफ्तरी जबान अंग्रेजी है, ये याद रखिएगा। हाँ, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं तो उनकी दफ्तरी जबान अरबी है, वहां पर चल जाएगा आपका ये, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में हमारी दफ्तरी जबान अंग्रेजी है, ठीक है ना। तो फिर ये आपके पास ये शरई मायारात आते हैं, ठीक है ना, और इसको फिर जो भी मुल्क है, मसलन पाकिस्तान है, पाकिस्तान में स्टेट बैंक के पास आता है, स्टेट बैंक हमारे फिर इंडस्ट्री के उलमा के पास भेजता है कि ये शरिया स्टैंडर्ड है, ये हम अडॉप्ट करने जा रहे हैं, अमली तौर पर नाफिज करने जा रहे हैं पाकिस्तान में। आप क्या समझते हैं कि क्या इसमें कोई कमी है, खामी है, या हमारे फिके हनफी के मुताबिक कुछ इसमें तब्दीलियां हो सकती हैं, अमली तौर पर तदबीक मुमकिन है, तमाम को भेजता है वो। यानी जितने भी शरिया स्टैंडर्ड हैं वो इम्प्लीमेंटेशन से पहले हमारे पास भी आते हैं, थोड़ा पानी दो, वो हमारे पास भी आता है कि इसमें आप अपनी आरा दें। तो कितने जगहों पर हमने आरा दी है, बाज मरतबा उस्ताद साहब से भी रहनुमाई ली, शायद आपको याद होगा, जो स्पेशली डाइट वेट का स्टैंडर्ड था, और इसी तरह एसईसीपी भी भेजता है। एसईसीपी शरिया स्टैंडर्ड जो अडॉप्ट करता है वो भेजता पूरी इंडस्ट्री को। फिर जब हम अपनी आरा दे देते हैं, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी इस स्टैंडर्ड को क्या करता है, अडॉप्ट कर लेता है और इसको कानूनी शक्ल दे देता है। तो अब ये कानूनी शक्ल है। अब आपने या किसी इंडस्ट्री में किसी भी बंदे को मुराबाहा करना है,
तो वो किसके मुताबिक करेगा, इसके मुताबिक। ये नहीं कि भाई दारुल इफ्ता खजाने शरीयत ने ये फैसला दिया है कि मुराबा इस तरह होगा तो मुराबा इस तरह होगा, नहीं, इस शरिया स्टैंडर्ड के मुताबिक। ठीक है, ये दारुल इफ्ता फना दारुल इफ्ता में ये फतवा दिया है, इस तरह डीएम होना चाहिए। आपको अगर तहफ्फुज़ात हैं या अपना फतवा या लेटर आप स्टेट बैंक भेज दें, स्टेट बैंक उसमें फिर तब्दीली करेगा। स्टेट बैंक उसके अंदर तब्दीली करने का मजाज है। और स्टेट बैंक के अंदर भी शरिया बोर्ड है, जहां पर 3 स्कॉलर्स हैं, शरिया स्कॉलर्स, ठीक है ना। तो ये शरिया स्टैंडर्ड की डेवलपमेंट का, ठीक है, किस तरह ये डेवलप होता है, किस तरह ये हमारे पास आता है, और हमारे पास आने के बाद ये कानूनी शक्ल में किस तरह आता है। ये आपने अगर सही तौर पर शरिया स्टैंडर्ड पढ़ लिया, ठीक है ना, और जो मैंने आपको पैरामीटर्स बताए, ठीक है, उसकी रोशनी में इसकी अमली तदबीक सीख ली, तो ये आप समझ लें, आप जितने भी एडवांस कोर्सेज करोगे या इस्लामिक बैंकिंग के जितने भी कोर्सेज करेंगे, हर जगह आपके काम। क्योंकि असल जो रूह है या माखज है, अब असले माखज जो है वो ये शरई मायारात हैं, शरिया स्टैंडर्ड्स, मायार शरई है, ठीक है ना। तो आप इसको जब पढ़ें तो तवज्जो से भी पढ़ें, और दूसरी बात यह है कि इसकी अमली तत्बीक किस तरह हो रही है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किस तरह है इसकी, ठीक है ना, इसको करने की कोशिश करिएगा और देखिएगा। यहीं तक हम अपना सेशन रखते हैं, इंशाल्लाह फिर आने वाली क्लास में आपका शरिया स्टैंडर्ड शुरू होगा। अभी तक के कोई जो हमारा सेशन है इससे मुतल्लिक सवालात है तो आप कर